नमस्कार दोस्तों, मैं देवी सिंह। अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप कैसे हो बताओ। अपने पशु परिचर का जो नया सिलेबस आया है, जो बोर्ड ने जारी किया है, उसमें थोड़ा क्या चेंजेस हो चुका है। उसमें चार चार टॉपिक है अपने। आपने सिलेबस भली बात देख लिया होगा सबने। ठीक है, अब उसमें से अपन को जो अपन 6-7 टॉपिक दिए जो किसी एनसीईआरटी उठाए, और कोई थोड़े 5-7 टॉपिक ऐसे हैं जो वेटनरी से उठाए हैं। जो वेटनरी जो एलएसएम आते हैं ना, वो क्वेश्चन वापस वहां से टॉपिक उठाए हैं। जैसे अपन देख लेते हैं सिलेबस, आपको सबको पता है मोटा मोटा। जैसे जनन तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन प्रमुख रोग है, उनकी विशेषताएं हैं, आवास संरक्षण है, और अपने कुक्कुट पालन है, कृषि पालन है, और पोषक तत्व है, पोषक तत्वों का मान है। और दो टॉपिक अलग दिए, आधुनिक विश्व में चरवाएं, और दूसरा है वन्य जीव है, वन्य जीव संसाधन। ये चार टॉपिक अपने डिवाइडेशन कर रखे हैं उसमें। वो उसमें कहीं उसमें क्या है, अलग अलग दे रखा है उसमें। अपने बायोलॉजी की वो जो पार्ट है ना, जो एनिमल से थोड़े हटके हैं, जो उसमें गायनोकोलॉजी के ऐड दिए, जैसे कि जनन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और प्रमुख बीमारी है, वो मेडिसिन में आ जाती है उनकी। वो क्या थोड़ा अलग अलग पड़ता है डिफेक्ट, इसलिए अपन यहाँ से करेंगे। और अपने मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन है, वो जो एक तो आवास का और एक कुक्कुट पालन का, वो अपन लास्ट में देखेंगे। पहले अपन क्या है, थोड़ा गायनोकोलॉजी वाला जो जो साइंस बायो के टेक्निकल से ऐड है ना, वो अपन कर लेंगे। जैसे जनन वाला आज स्टार्ट करेंगे, फिर अपन पाचन करेंगे, पाचन के बाद श्वसन करेंगे, श्वसन के बाद में आधुनिक चरवाए, चरवाए के बाद वन्य जीव संसाधन, फिर अपन ये अपने कृषि पोषक तत्व मान, और बाकी वाले छोटे छोटे टॉपिक है, कुक्कुट मुर्गी पालन, ये सारा अपन आवास वगैरह कर लेंगे। आज अपन स्टार्ट करेंगे कैसे, जनन तंत्र से। कौन सा जनन तंत्र? जनन तंत्र में दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक मादा का, एक नर का। आप ध्यान रखना, अपन जो भी गायनोकोलॉजी पढ़ते हैं तो एक ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, उसमें एक दो ही टॉपिक में है, नर और मादा। नर और मादा, वो आप जानते हो नर क्या होती है और मादा क्या होती है। मादा, आप आप मान के चलो, उनको मादा का अध्ययन होता है वो गायनोकोलॉजी में। जो एंड्रोलॉजी है वो नर का अध्ययन किया जाता है। अपन आज देखेंगे दोनों के बारे में, एंड्रोलॉजी और गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी मतलब मादा जननांगों का अध्ययन, एंड्रोलॉजी यानी नर जननांग का अध्ययन। ये दोनों के बारे में दोनों अपन अलग अलग कर लेके चलेंगे। पहले चलेंगे मादा का, फिर लगेंगे नर का, वो अपन आज देखेंगे पूरे पार्ट्स अंदर कैसे है, क्या है, कहाँ कैसे है, क्या इसमें भाग है, कितने कितने भाग है, जनन तंत्र के कितने भाग है। अपन जनन तंत्र के बारे में सीधा, फिर अपन धीरे धीरे जो पाचन है ना, ऊपर से स्टार्ट होके पैरों तक, वो अपन सब सारे देखेंगे। पर आज अपन जनन से स्टार्ट करें तो क्या थोड़ा अपना फ्लो, जो नया टॉपिक भी आपको थोड़ा इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, आप थोड़ा ध्यान देना, आप लिखना। और देख पहले आप समझ लो, पीडीएफ हम टेलीग्राम पे आपको सेंड कर लेंगे। ठीक है, हो सके तो आप यहीं लिखो, क्यों मैं यहाँ जो चीज ऐड करवा रहा हूँ वो टेलीग्राम पे आपको नहीं मिलेगी। तो आप हो सके तो आप साथ साथ में ही लिखना। और पहले या तो क्लास ले लो, क्लास लेने के बाद में आप ऐसा करना कि लिखे, वापस धीरे धीरे आप नोट्स बना लेना, या आप टेलीग्राम में सेंड कर लेंगे, मगर फिर भी जो ऐड है ना, वो आप देख लेना। ऐड करने वाले क्या पता वहां पे क्यों सेव होगी नहीं पीडीएफ, तो जो लिखा है वही आएगा आपका टेलीग्राम पे। आप ऐसा करना, जो अपन लिखा है वो आप ऐड करते जाना, या क्लास देख के ही नोट्स बनाना। ठीक है, तो पहले आप समझो क्लास को क्या 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 पढ़ाना चाहते। देख पहले अपन देख लेते हैं। अपन देखेंगे आज गायनोकोलॉजी में। ये गायनोकोलॉजी का भाग है। गायनोकोलॉजी के दो भाग अपन देख लेते हैं। गायनो में अपन करेंगे मादा का अध्ययन, मादा पशु का, मादा पशु पशु का। उसमें अपन लेके चलेंगे। अगर देखा जाए सारों पशु में, अगर अपन मेन एक गाय को लेके ही फोकस करेंगे, गाय से लेकर रिलेटेड देखेंगे ना, तो सारे आ जाएंगे उसमें। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो रोमंथी जानवर है। जो अलग होगा, जैसे मुर्गी होगी, घोड़ा होगा, तो थोड़ा थोड़ा अपन बता देंगे उसमें क्या क्या जो अलग पॉइंट होंगे ना, तो अपन लिख लेंगे कि वहां, या ऐड है अपने पीडीएफ में, वो अपन बता देंगे कि ये होता है, घोड़ी में अलग होता है, या सूरी में थोड़ा अलग होता है, या खरगोश में अलग होता है, या मुर्गी में अलग होता है, वो अपन देख लेंगे यहाँ पे। बट ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, बायो का टॉपिक है, थोड़ा ज्ञान हो गया अपना रोजाना फील्ड में। ऐसा नहीं है कि भाई कुकुट पालन, अपन पशुपालन से संबंधित नस्लें वगैरह, उससे थोड़ा हटके उसमें क्या थोड़ा बॉडी पार्ट्स आ गए, अंदर के जो चीज है वो अपन को जाननी है, तो अपन देखेंगे। धीरे धीरे समझना, वीडियो को आराम से देखना। अपन गायनोकोलॉजी यानी कि मादा पशु, यहाँ देखो, गाय के जनन तंत्र के मुख्य भाग है। तनन, जनन तंत्र, तंत्र आपको पता है, सिस्टम, सिस्टम के बारे में। जो जनन है ना, रिप्रोडक्शन सिस्टम, आपके इंग्लिश में वहां पे लिखा होगा रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में नीचे देखना, और ऊपर लिखा हुआ है जनन तंत्र, जनन तंत्र। उसमें अपन देखेंगे जनन तंत्र में क्या क्या भाग है, कौन कौन से भाग है, मादा के कौन कौन से भाग है, और नर के कौन कौन से। अपन क्लास आज स्टार्ट कर ही लेते हैं। अब गाय के जनन तंत्र के मुख्य भाग, मुख्य भाग देखो, अपन पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम के बाद अपन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। अब देखो डायग्राम, अपने आपने गाय वगैरह देखा होगा, थोड़ा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को बनाओ। पहले आपने गाय, ये है क्या, वलवा, वलवा
क्या है? वल्वा। यहाँ नाम लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश में नहीं समझ आए तो मैं हिंदी में लिख सकता हूँ, वल्वा। ठीक है, वल्वा के बाद में आता है यहाँ पे बिहाइंड पाउच। बिहाइंड के बाद में आता है ब्लडर, जो आप कह सकते हो यहाँ पे मूत्राशय, जहां अपने वो क्या रहता है, यहाँ पे क्या रहता है? यूरिन, यूरिन रहता है। ठीक है, फिर है ये है वेजाइना, नेक ऑफ वॉर्म, नेक ऑफ वॉर्म, नेक ऑफ वॉर्म। जो प्रसव क्रिया होती है जो वेजाइना के द्वारा होती है, ये है क्या? वेजाइना। वेजाइना के बाद में आता है ये अपने सर्विक्स, ये अपने क्या है? सर्विक्स। ये सर्विक्स से 3 फोल्डर है। आपने पहले पशुपालन की कहीं इंस्टीट्यूट से या कहीं से आपने कोचिंग कर रखी, या आपने कहीं से पढ़ा, या सर ने बताया था पहले कि सर्विक्स, सर्विक्स के बाद में यहाँ पे 3 फोल्डर। आपने कृत्रिम गर्भाधान, आपने पिछले जो सिलेबस में आपने कृत्रिम गर्भाधान हम यहाँ पे भी देखना चाहेंगे पूरा, मगर मैं सोच रहा हूँ आपने पहले कहीं से कर रखा होगा। अब जो नया है उसमें डालने कृत्रिम गर्भाधान है ना, अपन ये यही करते हैं ना, पहले वल्वा से डालते हैं, पता है आपको, 45 डिग्री पे। ये मान लो एआई गन है, कौन सी है? एआई गन है, एआई गन। आपके घर पे आते ही होंगे डॉक्टर वगैरह यही करने के लिए, साहब के हमारे गाय पाले में आ गई है या हिट में आ गई है, अपन जो भी कहते हैं वो कहते हैं नहीं कहते, साहब हिट में आ गई गाय, हमारे यही करनी है, तो डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर साहब आते हैं घर पे, तो वो सेमन निकालते पहले, तो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए ये है ना, ये वाली, ये यहाँ तक, ये कृत्रिम गर्भाधान पहले अपने 35 डिग्री में डालते हैं। आपको पता है 35 डिग्री, आपने नहीं पता है, आपको जैसे भी आप पशु परिचर लगोगे ना, पशु परिचर लगने के बाद आपकी ड्यूटी आएगी जो सब सेंटर पे, या सब सेंटर पे आएगी या हॉस्पिटल पे आएगी। सब सेंटर पे आएगी तो आपके पास कोई पेशेंट आया, जैसे आप मेरे गाय हिट में आ रखी है, इसकी यही कीजिए, तो आपको क्या है, वेटनरी जो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर है वो आपको बोलेंगे साहब कि आप पशु को पकड़ो, या उस आपने मैनेजमेंट क्वेश्चन किताब पढ़ रखा है, वहां पे आपने अड़गड़ा पढ़ा होगा, ट्रेविस पढ़ रखा है उसका नाम, तो उसमें डाल दो, क्यों उस समय वहां पे थोड़ा कब उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता गाय को, तो आपने अड़गड़े में या ट्रेविस में डाल दिया उसमें। फिर आप वहां क्या करना, उसमें ये कि वो हाथ में स्लीव पहनेगा पहले। ये कृत्रिम गर्भाधान में थोड़ा बता देता हूँ, इससे आपको सर्विस के बारे में थेट, यानी कि आप जाओ तो आप डिटेल में ही जाओ थोड़ा। वो स्लीव पहनेगा, स्लीव के बाद में आपने यही करने के लिए वो लेफ्ट हैंड अंदर डालेगा और राइट हैंड से वो कृत्रिम गर्भाधान करवाएगा। आपने देखा ही होगा, आपके हर का पशुपालन से सब संबंधित है, इसलिए ये सर्विस में यहाँ आती पूरी है। ये मान लो गन है, ये ऐसी गन होती है, ये वाली ये गन होती है, इसमें यहाँ सिमन होता है, यहाँ ऊपर एक सीट होती है, इसके ऊपर प्लास्टिक की एक सीट होती है, इससे यहाँ पे यही की जाता है। आप कृत्रिम गर्भाधान है, फ्रेंच मिनी मीडी पहले पढ़ रखा, फिर भी मैं चाहूंगा जहां से भी आपने जो भी जिस संस्था से आपने जहां भी ऐड किया है, तो वहां थोड़ा आप एक बार देख के जाना, क्या थोड़ा बहुत क्वेश्चन क्या है, जनन तंत्र दे दिया, जनन तंत्र से कृत्रिम गर्भाधान जाते हुए बोर्ड को कोई समस्या नहीं आएगी, क्यों? उसका रिलेटिव ही भाग है वो कृत्रिम गर्भाधान, इसके जनन तंत्र के ही भाग, क्यों? अगर कृत्रिम जनन तंत्र पढ़े, जनन तंत्र का काम ही क्या है, तो वो नहीं पढ़ेंगे तो क्या मतलब है? तो आप जनन तंत्र में चाहता हूं पहले कृत्रिम गर्भाधान था टॉपिक, तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अपन यहाँ जनन तंत्र के भाग ही पढ़ेंगे। ये सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर यहाँ यही डालते, यहाँ मैंने बताया होता है, यहाँ देखो, यहाँ मैं साफ कर लेता हूँ, यहाँ देखो एक दो और 3 फोल्डर है, 3 फोल्डर के यहाँ तक लेके आते गन को, यहाँ सेमन को यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ने के बाद में ये जाता है। फिर आते हैं यहाँ पे अपने हॉर्न, जहां बछड़ा बनता है, हॉर्न, गाय में हॉर्न है 2, हॉर्नों की संख्या है 2, सर्विक्स कितनी है? 1, सर्विक्स की संख्या 1, हॉर्नों की संख्या 2। फिर है हॉर्न, हॉर्न यानी ये हॉर्न, ये बॉडी, हॉर्न बॉडी, ठीक है, हॉर्न बॉडी। फिर देखो आप यूटेराइन बॉडी, ये है बॉडी, ये हो गया अपनी सर्विक्स। फिर सर्विक्स, हॉर्न के बाद में आता है अपने ओवेरी, ओवेरी के मतलब आप हिंदी में समझ लो अंडाशय, अंडाशय क्या होता है? अंडाशय। ओविडक्ट, ओविडक्ट को कहते हैं डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी। फॉलिफ्यून, फॉलिकल ट्यूब, फॉलिकल ट्यूब, आप कुछ भी कह सकते हो, आप हिंदी में याद रखो डिंब वाहिनी, अगर इसमें याद नहीं रखो तो आप याद रखो अंड वाहिनी, अंड वाहिनी। जो काफी इंग्लिश मीडियम वाले नहीं है तो हिंदी मीडियम वाले सारे अधिकांश तो हिंदी मीडियम वाले हो आप। अंड वाहिनी, ओवेरी को कहते हैं अंडाशय, ओविडक्ट को कहते हैं डिंब वाहिनी को, अंडाशय को। और यूटेराइन हॉर्न्स, ये हॉर्न है, ये 2 हॉर्न है ना, ये हॉर्न दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े, ये देख लो, मैं वापस यहाँ से साफ करता देता हूँ, आप बता दो। ये देखो, ये तो हो गई ओवेरी अपनी, ठीक है, और फिर ये 2 हॉर्न हो गए बड़े बड़े, और यूटेराइन बॉडी, ये बॉडी है, ठीक है। अब जब भी ये यहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान करेंगे ना, तो अलग अलग, जैसे 2 हॉर्न है,
ये सर्विक्स है, जैसे ये सर्विक्स हो गई आपकी, ये सर्विक्स होगी, ये दो हॉर्न है, ठीक है। आपको नहीं पता, आप क्या पता, आप फील्ड में उतरोगे तब आप ये पीडी या ये सीख जाओगे। क्यों? आप पशु परिचर के बनने के बाद, सम सेंटर के बाद में एक लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर नहीं कर सकता, क्या पता एक दिन आ जाए 2 3 4 पेशेंट एक साथ आ जाएंगे, साहब हमारे पीडी चेक कर, हमारे गाय रह चुकी है, नहीं रह चुकी है, खाली है या प्रेग्नेंट है कि नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट है, आप चेक करो। फिर आप फील्ड में उतरोगे, आपके 5 7 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन होने के बाद आप खुद बनोगे लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, फिर आप इलाज कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो, हर चीज आपके पास है। फिर भी आपको 5 साल में वो ड्यूरेशन आप सीख जाओगे। सीखोगे तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि क्या क्या वहां आप चीज सीखोगे। उसमें क्या है, पहले 2 हॉर्न होंगे यूं बड़े बड़े, ज्यादातर एचएफ गायों में ज्यादा विकसित होते हैं। तो आप अगर सीखना चाहो कहीं, अगर आप पशु परिचर लग जाते हो, पहले ट्रेनिंग करना चाहते हो, बकायदा आपको सिखा देंगे, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, क्या साहब आप सीख लो यहाँ पे, क्यों काम आएंगे। फिर क्या हॉर्न होते हैं यूं हॉर्न, और ये होती सर्विक्स। सर्विक्स और हॉर्न आप जो यूं लेफ्ट हैंड यूं फील करोगे तो आप पहले आपको सर्विस मिलेगी। सर्विस मिलने के बाद आपको हॉर्न मिलेंगे। हॉर्न के बाद आप लेफ्ट और राइट को चेक कर लेना कि पूर्ण है कि ठीक है। ये कभी कभी क्या है, ये नीचे दबा रहता है कि तो थोड़ा हाथ नीचे डाल के स्लिप हो जाता है, क्यों? फिर आप देखना, आप हॉर्न एक, अगर दोनों हॉर्न मिलते हैं तो गाय वो प्रेग्नेंट नहीं है। अगर दोनों हॉर्न मिल जाते हैं तो आपको वो मान लेना कि गाय प्रेग्नेंट नहीं है। गाय या भैंस जो भी मानते हैं आप, चेक करते हो, वो प्रेग्नेंट नहीं है, यानी कि दोनों हॉर्न आपको फील हो रहे हैं तो है नहीं। अगर वही चीज, अगर ये राइट वाला है ना, राइट वाला ज्यादा दबा हुआ है या नीचे गया है, यूं नीचे, ये हॉर्न में इसमें बचड़ा है। गाय में हमेशा राइट हॉर्न में ही बचड़ा होगा, ज्यादातर रेयर चांस ही कोई राइट लेफ्ट साइड में होगा। याद रखना, कौन सी ओवेरी सक्रियशील होती है, यानी कि क्रियाशील होती है, तो राइट में ही हॉर्न में बचड़ा होगा। ऊंटनी में आप कह सकते हो कि उसमें लेफ्ट में हो, क्योंकि रोमंती जानवर आपने पढ़ा होगा, रोमन, रेटिकुलम, ओमेमेजम और एबोमेजम 4 भाग होते हैं। रोमन की अधिकांश लेफ्ट साइड में जो रोमन होता है, उसकी दबाव के कारण वो हॉर्न है ना, पूरा प्रेशर नहीं हो पाता। यूं यूं जीता जा रहा है वो हॉर्न पे, तो प्रेशर देगा, प्रेशर देने के बाद उस हॉर्न में क्रियाशील नहीं होगी, तो इसके कारण वो क्या, जो राइट साइड वाला हॉर्न है वो क्रियाशील होगा। क्यों? इसमें जाके फर्टाइल होगा, जो जाना है वो राइट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में क्या आ गया, रूमन का प्रेशर, जो जितना भी खाएगा चारा पानी वो रूमन में आएगा। आपको पता ही है, रूमन, रेटिकुलम, थोड़ा थोड़ा हम भी यहाँ थोड़ा रिवाइज के थ्रू यहाँ पे भी आएंगे। पाचन तंत्र में आपके जो अमाशय के भाग आवाज से आएगा ना, अमाशय के अंदर जो चारों भाग है वहां पे मोटा मोटा उसमें पढ़ेंगे। ये हो गए हॉर्न, ये होगी ओवेरी, ये ओविडक्ट, जो डिम वाहिनी तो किससे जुड़ी होती है, हॉर्न से जुड़ी होती है। 2 हॉर्न होते हैं, मैंने बता दिया, राइट साइड में गायों में होती है और लेफ्ट साइड में किसमें, ऊंटनी में होती है। वो अलग अलग स्ट्रक्चर है जो मैं बताते चलूंगा। चलो अपन अब ये डायग्राम ने आपने समझ लिया होगा कि सर थंबनेल भेजो आप, भेजो आप भेजिए भाई, आपने हमने समझ लिया सर, थंबनेल लाइक करो पहले, तो फिर अपन देख लेते। ये हो गया अपने डायग्राम हो गया। अब देखते हैं अपन आगे। मैं ये क्या है अपने लिखा के लेके आया हूं, अपन को समझाना है, ज्यादा लंबी क्लास हो नहीं, अपन समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। हम टेलीग्राम आपको भेज ही देंगे। जो फार्मर लवर आप लव है, फार्मर लव आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, उस पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लास पूरी होते ही आपकी क्लास आपको वहां पे मिल जाएगी। जो मैं चाहता हूं कि आप जो हो क्लास को पॉज करके रुक के फिर आपको देख लो, देख के हाथों हाथ बना दो। डायग्राम भी बनाना है और ये लिखना भी। क्यों? जो मैं चीज यहाँ ऐड करूंगा वहां नहीं मिलेगी। आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा मैं चीज, वो नहीं होते, जो वो होते हैं, जो मैं बताऊंगा वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, वो तो लिखी आप याद तो करोगे वैसे भी, तो मैं नई चीज बता रहा हूँ वो भी आप यहाँ ऐड कर सको, इसलिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, तो आप साथ साथ लिखते जाओ। चलो अब देखते हैं अंडा से। मैंने बताया ओवेरी, ओवेरी को क्या कहते हैं, अंडा से। मादा का प्राथमिक जननांग अंग, जहां मादा युग्मक का निर्माण होता है। देखो प्राथमिक अंग को अगर पूछ ले, आपको क्वेश्चन पूछे मादा का प्राथमिक जननांग अंग कौन सा है, ऑप्शन में दे दो। देखो ये क्वेश्चन, मादा का प्राथमिक जननांग अंग, क्वेश्चन देखो। वीडियो अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो फिर आप पूरी क्लास देख के ही जाना। क्यों? हम यहाँ पे पूरा 100% दे रहे हैं, पूरा 100 का 100, ना कि 99.9, वो भी नहीं है, पूरा का पूरा 100%। प्लीज ये क्लास इतना, हाँ कि आपने कहीं से देखी होगी वो मेरे को नहीं पता, बट यूं है मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, इसलिए आप पूरा पूरा फोकस दीजिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, बहुत सही। आप देख लो क्वेश्चन 100% यहीं से मिलेंगे आपको। जनन तंत्र को कहीं से बात, कोई कह रहे हैं एनसीईआरटी में से, जनन तंत्र इतने में से नहीं होगा। अपन क्वेश्चन डीपली जाएंगे, क्यों 40 क्वेश्चन आ सकते हैं, अपन रिस्क नहीं ले सकते। कोई बोले 25 का वेटेज है, हाँ मैं मानता हूँ 25 का वेटेज है, फिर भी 45 नंबर है, 45 नंबर के मान के चलो 40 क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे। क्यों? आपको लगता है भाई 4 टॉपिक है, तो 4 टॉपिक में क्वेश्चन बन सकते हैं जोरदार के,
कि जनन तंत्र में क्वेश्चन मैं बना दूं कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन एक जनन जनन में, आगे बीमारी पड़ी बीमारी हम 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। मगर फिर भी ये है कि आप तो मोटा छोटा नहीं ना, तो किसी के आप हाँ ठीक है कहीं से कर लिए तो मैं नहीं जानता, मगर मैं करवा रहा हूँ जो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, मैं कह रहा हूँ। देखो ओवेरी, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप समझो पहले। मादा पशु का प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग कौन सा है, कौन सा है? अगर क्वेश्चन में थोड़ी और थ्योरी में कॉम्प्रोमाइज यहां थोड़ा और ऐड करूं, निम्न में से, ये पहला क्वेश्चन आपका, आप क्वेश्चन भी लिखना, मैं चाहूंगा क्वेश्चन जो आपकी नोट्स बनाने की कॉपी है ना, जो ऊपर वाली जो हेडलाइन जो ऊपर लिखते हो ना अपन डेट वगैरह, वहां पे आप यहाँ ऐड कर सकते हो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन पैटर्न किस हिसाब से अपन को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वो भी बता रहा हूँ। अपन क्लास में सारे क्वेश्चन भी लेके चलेंगे और ये भी लेके चलेंगे। आपने हिस्ट्री की भी क्लास देखी होगी, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, आपने राजस्थान इतिहास वो भी मेरी यहाँ पे, आप फार्मर लॉ पे आप सर्च करना AAO हिस्ट्री, वहां पे भी आएगी अपनी क्लास, हिस्ट्री भी पढ़ा, जो भी किसी को स्टूडेंट को अपनी हिस्ट्री करनी है मजबूत करनी है तो वहां से ही एक एक चीज पढ़ा रखी है, तो वहां पे आप देखना। अपन यहाँ एनिमल की बात, अब देखो ऑप्शन ए वृषण, ठीक है, ऑप्शन बी अंडा से, ऑप्शन सी अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, ऑप्शन डी अधिवृषण, अधिवृषण। ये आपका देख लो, ये क्वेश्चन इस टाइप के ही आएंगे क्वेश्चन सर। देखो हाँ मैं मानता हूँ वेटरनरी का पोर्शन ये बगी, तभी वो डॉक्टर के लेवल का नहीं जाएगा, आपके जो लेवल है वही मैं लेवल बता रहा हूँ। निम्न में से मादा पशु का प्राथमिक अंग कौन सा है, तो आप बताओ। देखो प्रश्न, प्रश्न तो आप यानी कि आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो यहाँ टेस्टिस, क्या बोलते हैं टेस्टिस, इसको कहो एपिडर्मिस, ठीक है। अगर अंडा से ओवेरी, आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना, ओवेरी, इसको कहते हैं ओविडक्ट, ओविडक्ट। कोई कहेंगे सर आप हिंदी में पढ़ाते हो इंग्लिश में पढ़ाओ, टेस्टिस, एपिडर्मिस, ओवेरी, ओविडक्ट। अब इसमें से ऑप्शन बताओ, देखो कैसे सॉल्व करना, क्या पूछा है पहले, पहले आप पेपर को अगर क्वेश्चन देखते हो ना, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है अपन, मादा पूछ रहा है कि नर पूछ रहा है। अपन देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, मादा पशु, ठीक है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मादा पशु, हाँ यहाँ हाईलाइट कर लो आप पेन से, पहले मादा पशु को अंडरलाइन करो। क्या फिर क्या पूछ रहा है, प्राथमिक अंग, ठीक है साहब प्राथमिक अंग। अब देखते वर्षण, वर्षण तो अपन को पता है किसका, नर पशु का प्राथमिक अंग पूछे तो है वर्षण, क्या है वर्षण। यहाँ आपको जाए फिर देखते हैं अंडवाहिनी, ये तो द्वितीयक अंग है, ठीक है। फिर अधिवर्षण है, ये तो नर जनन का द्वितीयक अंग है, तो अपन को क्या पीछे क्या बचा, अंडा से ओवेरी, ओवेरी क्या जाएगा, मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग है, ये रहेगा मादा का प्राथमिक जननांग। जहां मादा युग्मक कौन सा है बताओ, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है, ये पहला भाग हो गया, अंडा से ओवेरी होगी। अपन क्लास जितना हो सके जल्दी कर। अंडवाहिनी, अब मैंने अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी पहले नाम पे देख लिया अपन ने, ठीक है। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, ये अपने डायग्राम में नाम लिख लिए थे पहले, ओविडक्ट क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, डिंब वाहिनी क्या होती है, सारों का एक नाम है, एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है, इसलिए आप याद रखना अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, ये दूसरा भाग है, ठीक है। अंडाशय को गर्भाशय के हॉर्न से जोड़ने, जो अपने हॉर्न देखे थे नहीं, हॉर्न्स जो किससे जोड़ते हैं, गर्भाशय से, यूट्रस, ओवेरी है जो ओवेरी, हम डिंब वाहिनी या ओवेरी थी। ये डायग्राम देखा, मैं वापस डायग्राम ले लेता हूं, आप ये देखो, ये क्या है, यूट्राइन बॉडी यानी हॉर्न्स, ठीक है, यूट्राइन हॉर्न्स ये है, इसको जोड़ने देखो, अंड ये क्या है, ओवेरी, ओवेरी अंड है जो प्राथमिक अंग है मादा जननांग का प्राथमिक अंग ओवेरी, जो ओवेरी को ये जोड़ कौन रहा है, ओविडक्ट, वही डिंब वाहिनी जोड़ रही, फेलोपियन ट्यूब जोड़ रही, क्या जोड़ रही, ओविडक्ट, इसको जोड़ कौन रही, ये हॉर्न से कौन जोड़ रही, यूट्रस एंड गर्भाशय से कौन जोड़ रहा है, यही जोड़ रहा है भाई, ओविडक्ट ही जोड़ रही है। ये देखो अपन डायग्राम, आप देखो ना डायग्राम को, ये है, इसको यहाँ जाके ये हॉर्न से, ये देखो हॉर्न है, हॉर्न है, ये क्या लिखा हुआ है, यूट्राइन बॉडी, किससे कौन जोड़ रहा है, ओविडक्ट, समझ आ गया, ये है अपनी ओवेरी, ये जा रही है जो संरचना, जो ओवेरी यूट्राइन बॉडी को जोड़ती है, किसको, यूट्राइन बॉडी को, समझ आ गया। अपन वहां वापस देख लेते हैं,
डिम्ब वाहिनी, ओविडक्ट, अंडाशय को गर्भाशय यानी ओवेरी को गर्भाशय यानी यूट्रस के हॉर्न से जोड़ने वाली जो नलिका है ना, जो नलिका थी ना ये गोल वाली, वो नलिका क्या कहलाती है? अंडाशय। अब इसके भाग कितने अंडाशय के, ओवेरी के कितने, सॉरी अंडाशय के नहीं, ओविडक्ट के। इसके भाग देख लेते हैं, 3 भाग है। कौन कौन से सर बताओ? तो देखो इनफंडिबुलम, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ देख लग रहता हूँ, या पीडीएफ आप मिल जाएगी तो आप यहाँ देख लेना। इनफंडिबुलम, एन इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। फिर दूसरा भाग है एम्पुला, एम्पुला। तीसरा भाग है स्थमस। कौन सा है? स्थमस, स्थमस। अगर आप चाहते हो मैं हिंदी में लिख लूं, तो आप किसी को भाई इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। आप बार बार नाम याद रखो। अंडवाहिनी के कितने भाग है, या क्वेश्चन पूछते हैं निम्न से अंडवाही का, अंडवाहिनी या डिम्ब वाहिनी का भाग नहीं है, तो आप तीनों को ये तीनों दे दे, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस और ओविडक्ट। भाई कोई एक ऑप्शन दे दे, मान लो इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस और यूट्रस। अब बताओ इनमें से अंडवाहिनी का भाग कौन सा? तो आप बताओ यूट्रस तो भाग है जननांग का, अंडवाहिनी का भाग 3 ही है, एम्पुला, इनफंडिबुलम और स्थमस। स्थमस ये क्या हो गया? एम्पुला, एम्पुला। ठीक है, स्थमस क्या है? स्थमस, स्थमस। अगर किसी को इंग्लिश थोड़ी थोड़ी दिक्कत, क्या पशु परिचय है, अपन मान सकते कोई साइंस, सारे साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो थोड़े आर्ट्स वाले भी है, तो इसको मैं उनके लिए थोड़ी हिंदी के लिए ये शब्द प्रयोग करना चाहूंगा। इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। स्थमस ये आप यहाँ लिखते चले जाना, क्यों वहां दिक्कत आएगी। स्थमस क्यों, अगर हो सके तो आप इंग्लिश का पेपर देके ही सॉल्व करना, क्यों थोड़ा यहाँ पे वेटनरी वालों को क्या है, थोड़ा ये क्वेश्चन आते थोड़ा घुमा के दे देते। अब जैसे आपको यहाँ पे डिम्ब वाहिनी दे दिया, आपने पढ़ा इनफंडिबुलम, भाई आपने पढ़ा है ओविडक्ट, पढ़ा है अंडवाहिनी, पढ़ा, आपने हिंदी में डिम्ब वाहिनी पढ़ा ही नहीं। अगर और कोई गूगल पे सर्च मान लो, यहाँ तो ये तो मिलेगा ना ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, ये तो मिलेगी ना। तो आप हिंदी में जब हो सके तो इंग्लिश याद करो, फिर भी हम अपन दोनों दोनों साथ मेंटेन करके ही चलेंगे। ठीक है, अपन आगे देखते हैं। इनफंडिबुलम, इसमें क्या है? इनफंडिबुलम क्रियाशील कौन सा, किसका निषेचन, अपन आगे पढ़ेंगे, पहले मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इनफंडिबुलम में निषेचन यानी फर्टिलाइज किसमें होता है? मुर्गियों में। किसमें होता है? मुर्गियों में निषेचन। मुर्गियां होती है ना, मुर्गियां, उसमें उनमें क्या होता है? निषेचन। आप यहाँ लिखो, मैं आगे लाइन आ जाएगी ये, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं। जो एम्पुला भाग है, एम्पुला भाग में, इस एम्पुला भाग में होता है अपने किसमें? रुमंथी जानवर, गाय मान लो आप, गाय में निषेचन। क्वेश्चन पूछ ले मुर्गियों में निषेचन कहाँ होता है, निषेचन यानी फर्टिलाइज कहाँ होता है, तो आप बता दोगे कहाँ पे? फर्टिलाइज होता है मुर्गियों में, इनफंडिबुलम। गाय में कहाँ होता है फर्टाइल? तो यहाँ बता सकते हो साहब एम्पुलम भाग में होता है। ये अपने थे। ठीक है, अपन अब आगे तीसरा पार्ट पढ़ते हैं इसका। 2 पार्ट पढ़ लिया अपने, ओवरी पढ़ ली, ओविडक्ट पढ़ लिया, अब तीसरा पढ़ते हैं यूट्रस, गर्भाशय पढ़ लेते हैं। अब यहाँ आया गर्भाशय, गर्भाशय इसे वॉर्म कहा जाता है, वॉर्म कहा जाता है। इसके 3 भाग है, अंडवाहिनी के भी 3 भाग हो गए, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस, 3 भाग। अब गर्भाशय यानी यूट्रस के 3 भाग पढ़ लेते हैं। यूट्राइन हॉर्न, जो अपने यू हॉर्न पढ़े थे, ये 2 हॉर्न पढ़ रहे हैं, ये सर्विक्स, ठीक है, ये वल्वा, ये ब्लेडर, ठीक है, ये ओविडक्ट, ये ओवेरी। ठीक नहीं थी? इस टाइप से वो डायग्राम था पहले पहले। ठीक है, ये क्या है? यूट्राइन हॉर्न्स, यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स। यूट्राइन हॉर्न्स, ये 2 हॉर्न्स, यहाँ थी बॉडी, ये हॉर्न। डायग्राम में बताऊं, वापस देखोगे? चलो अपन ऊपर वापस जा देते हैं, गर्भाशय के भाग देखते हैं। गर्भाशय के भाग, पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, पार्ट ऑफ द यूट्रस कौन कौन से? यूट्राइन बॉडी, बोलिए यूट्राइन बॉडी, यूट्राइन बॉडी सर हो गया, यूट्राइन बॉडी, यूट्राइन हॉर्न्स, दूसरा भाग यूट्राइन हॉर्न्स, तीसरा भाग कौन सा है? सर्विक्स। और सर्विक्स किसकी तरह कार्य करती है? वॉम्ब की तरह। वॉम्ब किसकी तरह? वॉम्ब की तरह कार्य। क्या कहते हैं? वॉम्ब क्या है? तो सर्विक्स ऑप्शन दे दे। और ये भी क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि गर्भाशय के भाग नहीं है, आजकल नहीं वाला बहुत ट्रेंड चल रहा है कि वो कौन सा यूट्रस का भाग नहीं है, यूट्रस नहीं, गर्भाशय, गर्भाशय का भाग नहीं है। तो आप बताना यूट्राइन बॉडी है, सर्विक्स है, हॉर्न्स है, गर्भाशय के भाग है। अंडवाहिनी अपन पहले पढ़ चुके हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस। ठीक है, ये तीसरा भाग हो गया अपने। ठीक है, अपन देख लेते हैं वापस। ये देखो यूट्रस, उसे वॉर्म कहा जाता है, 3 भाग, यूट्राइन हॉर्न्स, यूट्राइन बॉडी और यूट्राइन हॉर्न्स, बॉडी और सर्विक्स, जिस नेक ऑफ वॉर्म, नेक ऑफ वॉर्म कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आती है योनि। योनि उसको कहते हैं वजाइना, वेजाइना, योनि। कौन सा भाग है? चौथा नंबर, 4 नंबर भाग है उसका। मादा में समागम,
जो एक्ट ऑफ मैटिंग होती है ना, एक्ट ऑफ मैटिंग, मैटिंग, समागम, आपने जो पहले वाले सिलेबस में जो आपने वो टेबल पढ़ी है ना, मैटिंग, एप ऑफ मैटिंग, टपिंग, किडिंग वगैरह, वो पढ़ी आप नहीं पढ़ी? समागम क्रियाएं, मैं चाहता आप पढ़ी होगी। मैटिंग, जो जहां मैटिंग होती है ना, ये होती है योनि, बर्थ ऑफ कैनाल की तरफ, बर्थ कैनाल की तरफ कार्य करते कहा जाता है। बर्थ कैनाल किसे कहा जाता है, या क्वेश्चन पूछते बर्थ कैनाल किसे कहा, बर्थ कैनाल किसे कहा जाता है, तो आप बताना सर वेजाइना यानी कि योनि। ये भी पूछ सकते हैं, मादा में समागम यानी कि एक्ट ऑफ मैटिंग कौन सा है, तो आप बताओगे क्या, वेजाइना। ये क्या याद रखना, वो एक तो क्वेश्चन वहां बता दिया था मैंने, अब ये याद रखना क्वेश्चन। ये देखो, अगर आप चाहते मैं क्वेश्चन लिखा दूं तो थोड़ा यहाँ मैं क्वेश्चन हाईलाइट से एक लिख लेता हूं यहाँ पे। मादा पशु में, मादा पशु में समागम का, समागम का, समागम का मुख्य भाग कौन सा है, या अंग कौन सा है, अंग कौन सा है, तो मैं एरो करके बता देता हूं यहाँ पे, यूनि, यूनि, इंग्लिश में लिखना चाहो वेजाइना, वेजाइना क्या। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ऑप्शन तो आपको पता है किस हिसाब से आ सकते हैं, वो आप देख लेना। वल्वा, पांचवा भाग आ गया इसका, वल्वा, कि थोड़ा टॉपिक लंबा भी है, एक क्लास में अपन चाहेंगे ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करें, इसलिए क्लास थोड़ी हो तो आप पूरी क्लास देखना, अपन क्या है धीरे 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 शॉर्ट सारा हो जाए एक क्लास में। जैसे एक क्लास में एक टॉपिक कर लेना, तो अपन 6-7 टॉपिक है, तो 7 से 8 क्लास में अपन पूरा पूरा कंप्लीट करना, पूरा पूरा कर लेंगे, 7 से 8 जितना हो सके पूरा निचोड़ कर लेंगे, जो भी हो। अगर बाकी थोड़ा बहुत कुछ ऐड हुआ तो मैं क्या करूंगा, एक लास्ट में क्लास लेके आऊंगा, लास्ट क्लास में, एक क्लास में पूरा का पूरा 2 घंटे पर या आधे घंटे की 40 मिनट की क्लास होगी, उसमें थोड़ा बहुत जो भी होगा अब देख लेंगे, हो सके तो इसमें ऐड कर लेंगे, कुछ अगर चेंज हुआ बोर्ड ने कुछ और ऐड कर लिया क्या पता, तो वो देख लेंगे। वल्वा, वल्वा हम देखते हैं। अब वल्वा, तो वल्वा में कुछ नहीं, 5 भाग है, 5 भाग याद रखने ला। कौन कौन से, आप पहले देखो, ओवेरी, ओविडक्ट, फिर यूट्रस, यूट्रस हो गया, यूट्रस के बाद में, फिर यूट्रस के बाद में कौन सा होगा, चाहे योनि, वेजाइना, वेजाइना के बाद में वल्वा, 5 भाग है, 5 भाग याद है। प्राथमिक अंग अंडा से, द्वितीयक अंग अंडवाहिनी, वहां आप एक वहां लिख लेना, यहाँ पे द्वितीयक अंग अंडवाहिनी में आप लिख देना यहाँ पे। यहाँ क्या क्वेश्चन कभी पूछ ले, अगर पहला भाग पूछ लिया तो आप बता दोगे साहब हमें तो पहला तो सर ने बताया, दूसरा बता ही नहीं, तो बता ले, लिख देना। मादा जनन का द्वितीय अंग, जनन तंत्र का द्वितीयक अंग, द्वितीयक या सेकंड अंग, ये आप लिख लेना यहाँ पे देख लो, आप साइड हो तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लो। क्यों सर आपने प्रथम तो बता दिया, प्रथम, प्रथम तो कौन सा है, ये प्रथम ओवेरी, दूसरा ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी या डिम्ब वाहिनी, कोई भी नाम याद रखना। डिवीजन, डिवीजन का तो एक ही तरीका है कि एक तो आप डायग्राम्स को ढंग से समझो, जो आप मैंने क्लास ली पहले पहले मैंने कम से कम 5 से 7 मिनट डायग्राम को लगे, यहाँ तक जो भी आ गए, तो आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लगे तो आप प्लीज डायग्राम पे जाना, डायग्राम से क्या आपको थोड़ी थ्योरी आसानी से याद होगी, क्योंकि वहां पे बॉडी पार्ट्स वगैरह आप देखोगे ना, तो आप देखोगे, अब देख लीजिए, हो गया ना, लिख लिया। अब आगे देखते हैं अपन, विभिन्न जो जानवर, अलग अलग जानवर, उनमें ओवेरी अलग होती है, यानी अंडा से अलग अलग होता है, सब में किस किस आकार, क्वेश्चन यहीं से आएंगे 5 में से। अगर क्वेश्चन बनने का, अगर ओवेरी का क्वेश्चन बन रहा है तो यहाँ 5 में से एक बनेगा। किसी में पूछ ले किडनी शेप किस में होती है, बादाम आकार किस में होती है, अंगूर के गुच्छे के समान किस में होती है, यानी कि मलबरी शेप किस में होती है, और कौर किसको के समान किस में होती है, वो अपन 5 तरह है, अलग अलग 4 है, अलग अलग देख लेंगे भाई। गाय में कैसी है, गाय रुमंती जानवर सारे आगे, गाय भैंस आप सबको पता है रुमंती जानवर कौन से है, आवासी कौन से हैं, और नॉन रूमिनेंट कौन से, अरुमंथी, रुमंथी और आमासी, सॉरी आभासी कौन कौन से आपको पता ही है। रुमंथी में गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है, और अरुमंथी जानवर कौन सा, घोड़ा सुअर गधा, ये ठीक है। अपने आभासी में ऊंट लम्बा है, ये अपने आभासी यानी स्यूडो रूमिनेंट से। अब देखते हैं यहाँ पे कर्मसन, देख तो अपने अंडाशय के भाग देखते हैं, अलग अलग आकर क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट लगा देना भाई, अगर आप लिखो वहां नोट्स बना ले तो ये थोड़ा सिस्टमेटिक से बनाना, तो और रिवीजन करना, जो सिस्टमेटिक मतलब जो आपको समझ आ सके, अपन आसानी से रिवीजन, रिवीजन एक साथ साथ कई करना, क्यों बेटा टाइम कम रहा है, बहुत कम रहा है, मान के चलो आज से 70 दिन मानो, खींच कर 70 दिन। अब देख लो 70 दिन में आपने लिखना भी है, याद भी करना है, क्वेश्चन भी लगाने, टेस्ट भी देना है। अब देखते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, ये क्या हो गया, रोमंथी जानवर हो गया, ठीक है। यहाँ रोमंथी लिखना की आवश्यकता है नहीं, आपको पता है रोमंथी कौन कौन से, यहाँ ऑलरेडी लिख रहे, गाय भैंस भेड़ बकरी, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनके अब देखो इन पे पाया जाता है बादाम आकार की एमल्ड शेप, क्या
बादाम आकार। ये अपने एलएस से जो अपने आपके ऊपर है ना, जो लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, उन पे 2022 वाला क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया था। मैं गाय भैंस भेड़ बकरी या रुमंती जानवर में किस प्रकार के अंडा से पाया जाता है? ऑप्शन में दे दिया बादाम आकृति, सेम आकृति, अंगूर के गुच्छे आकृति और अंडा का। तो आप साहब सबको जिसको पढ़ा हुआ है तो बता सकते हैं। बस साहब अमल्ट शेप तो यानी बादाम आकार तो होती है गाय भैंस भेड़ बकरी में, ठीक है। घोड़ी में क्या होती है? किडनी शेप या बीन शेप। घोड़ी में कौन सी होती है? सेम, यानी जो आपने सेम देखते हो, सेम बीज, सेम का बीज, सेव खाया हुआ है, सेम की बीज यूं यूं नहीं होता। किडनी, किडनी देखी हो ना, किडनी तो कहीं तो डायग्राम देखा होगा 10th में, 11th में, 12th में, जिसने साइंस से की है वो बता सकता है किडनी। जैसे मैं लिख देता हूं, ये इस तरह देख लो, ये सेम की आकार की, ठीक है। क्या किस आकार की? या किडनी शेप लिख दो। यहाँ पे मैं लिख देता हूं किडनी शेप, किस शेप? किडनी। या बीन शेप लिख दो यहाँ पे, बीन या किडनी, बीन या किडनी शेप। ये आप चाहो यहाँ अगर डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किडनी शेप याद रखना। बादाम आकार पूछे तो रूमिनेंट्स में, सेम पूछे तो घोड़ी में। फिर अपन आगे देखते हैं। फिर आइए अपने मुर्गी और सूरी। मुर्गी और सूरी में देखना अंगूर के गुच्छे के समान आकृति होती है, बट्स ऑफ द ग्रेप शेप, यानी अंगूर के गुच्छे के समान। जैसे ये गुच्छा अंगूर का गुच्छा नहीं होता ऐसे, जैसे ये अंगूर का गुच्छा है, यहाँ ये अंगूर नहीं लगे होते। आपने अंगूर खाए होंगे, ऐसा कोई है ही नहीं जैसे कि सर मैंने तो अंगूर के गुच्छे खाए नहीं, गुच्छा लेके अंगूर खाए नहीं, ऐसे कोई है? गुच्छे के साथ लेके यूं खाए सर, यूं मैंने तो खाए है सर, यूं यूं लेके यूं, कोई है बच्चा जो अपन बचपन में यूं, अरे क्या यार खा लेते अंगूर के गुच्छे, वो अंगूर के गुच्छे का समान ये गुच्छा है। इसकी तरह यहाँ क्या पाई जाती है? किसमें? मुर्गी, सो एंड पोल्ट्री। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख देना मुर्गी और सूरी में, मुर्गी और सूरी में यहाँ लिखा हुआ है। मैं थोड़ा डायग्राम से बता रहा हूं कि ये होती है। फिर अगले आ जाती है अपने कुतिया, यानी कि बिच, इंग्लिश में लिख दो बिच। उसमें कहा थी अंडाकार, ओवल शेप। कैसी? ओवल शेप। इंग्लिश में आ जाए तो ओवल शेप। ये आप याद रखना। अंडाकार किसमें? कुतिया में। सेम के आकार की कैसे होती है? किडनी शेप किसमें होती है? बीन शेप किसमें होती है? तो आप बताना सर घोड़ी में। और बादाम आकार कैसे किसमें होते हैं? रुमिनेंट जानवर में, यानी गाय भैंस भेड़ बकरी, गाय भैंस भेड़ और बकरी। इसमें याद आप रखना। घोड़ी पूछे तो सेम आकार, किडनी आकार या बीन शेप, ठीक है। कुतिया पूछे तो उसमें बता दें आप ओवल शेप, यानी कि गोलाकार या अंडाकार, अंडाकार या गोलाकार या ओवल शेप। आप नाम जो भी आपको ठीक लगे वो याद रखना, यानी कि गोल होते हैं यूं, ठीक है। किडनी शेप यानी कि यूं होते हैं, सॉरी एक मिनट, किडनी शेप यानी यूं, ये मान लो ये किडनी शेप, ठीक है। अंगूर के गुच्छे के समान। सर अभी आपने डायग्राम बनाया था, यूं अंगूर के गुच्छे लगे हुए, ठीक है। फिर ये बादाम आकार, ये बादाम। अभी गाय के मैं बताऊं, अगर बादाम का विश्वास नहीं हो रहा तो मैं बताऊं, देख लो, अभी देख लो सर, बताओ देखो, ये अपन गाय का ही बता पढ़ा था, ये ओवेर देख लो। बादाम होती है कि नहीं होती है? बताओ। खाइए ना बादाम आपने, तो बादाम तो खाई होगी आपने। ऐसा हो ही नहीं सका सर मैंने बादाम तो मैंने देखी नहीं, ये भाई बादाम तुमने देखी नहीं। कि मैं थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ भाई अपना, थोड़ा पेन के हिसाब से देख रहा हूँ, तो आप फिर भी देख लेना, आपको बादाम पता है। ये देख लो बादाम की तरह है कि नहीं, ये देखो सर है, हाँ सर है बादाम। ऊपर होते कि नहीं हो यूं, ये थोड़ा सा होता है नहीं था बादाम, तो ये देख लो बादाम, ये गाय में देख लो, प्रूफ के लिए मैं बता दूंगा। इसमें थोड़ा नेट नहीं चल रहा, तो मैं अगर ऐसा होता तो पॉसिबल होता क्लास लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं पूरा बता देता इसमें कि ये इसका आकार है। ये गाय के में देख लो, ये बादाम आकार होती है भाई गाय में, ठीक है। सेम के आकार की घोड़ी में। और अंडाकार किसमें होती है? कुतिया में। अंगूर के गुच्छे के समान या मलबली शेप किसके आकार की होती है? कुतिया और मुर्गी, सॉरी सूरी और मुर्गी में। कुतिया में तो होती है अपने अंडाकार। सर आप अब ये देख लो डायग्राम में, स्क्रीनशॉट लेके आप साथ साथ लिख चल लेना, समझाने का है तो मैं समझ लो। घोड़ी में सेम। अब आगे आगे अपना गर्भाशय के प्रकार अपने पढ़ लिए। गर्भाशय के 3 प्रकार थे, कौन कौन से? बताओ कौन कौन से सर, बताइए। गर्भाशय, गर्भाशय में हॉर्न बॉडी, सर्विक्स और हॉर्न, यूट्राइन हॉर्न, यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स, नेक ऑफ वॉर्म। अब आगे देखते हैं अपन गर्भाशय के भाग। अलग अलग गर्भाशय किसके आधार पर बताएगा? देखो गर्भाशय के हॉर्न बॉडी के तुलनात्मक आधार पर, ठीक है। उसमें देखो गाय के हॉर्न एवं बॉडी की तुलनात्मक आधार पर और गर्भाशय की आकृति के आधार पर। अब अलग अलग गर्भाशय होते हैं। मैं आज डायग्राम थोड़े बहुत हो सके डायग्राम भी लेके आया हूं, ठीक है। गर्भाशय के हॉर्न एवं बॉडी के तुलनात्मक आधार, ये पहला भाग तुलनात्मक करेंगे, फिर आकृति के आधार पर, ठीक है। 2 भाग, तुलनात्मक और आकृति। अब हम पहले पढ़ेंगे तुलनात्मक के आधार पर। अब यहां देखो बाई पायराइट गर्भाशय, बाई पायराइट मतलब देखो हॉर्न की तुलना में ये हॉर्न है, ये बॉडी है, ठीक है। हॉर्न की तुलना में बॉडी कर ली है, देखो हॉर्न तो छोटे रह गए भाई, हॉर्न तो छोटे रह गए, ये हॉर्न है,
ये हॉर्न है, ये हॉर्न तो छोटे रह गए आपके, ठीक है। अब बॉडी क्या थोड़ी बड़ी होगी, ये आपकी बॉडी है, डायग्राम में देख लो। मैं थोड़ा सा, एक सेकंड है ना आपके, मैं यही बना लेता हूँ, यहाँ यहाँ हाथ से ही बना लेता हूँ। देखो ये है आपके हॉर्न, ये हॉर्न मानो, तो हॉर्न तो मैंने थोड़े बड़े बनाए नहीं आता आपको, हॉर्न तो छोटे बनाने हैं ना, ये हॉर्न छोटे बना लेता हूँ। ये हॉर्न छोटे, ये आपकी बॉडी यहाँ से, ये मान लो ये थोड़ा सा यहाँ से, ये हॉर्न हो गए, यहाँ आपकी बॉडी होगी, या समझ लेना, ये देख लो, ये हॉर्न तो छोटे हो गए, ये तो हॉर्न है, ठीक है। और ये तो हो गई अपनी बॉडी, ये डायग्राम आपको दिख ही रहा है, दिख ही रहा है, ये हॉर्न और बॉडी। हॉर्न की तुलना में बॉडी का बड़ा होना है, वो किस में पाई जाती है, घोड़ी में। क्वेश्चन पूछे बाईपायराइट गर्भाशय किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन होगा घोड़ी। बाईपायराइट गर्भाशय किस में पाया जाता है, घोड़ी। क्यों, क्योंकि हॉर्न की तुलना में बॉडी लंबी होती है या बड़ी होती है। ये देख लो, ये डायग्राम है उनका घोड़ी का। फिर अगला आता है बाइकॉर्नुएट, अपन किसके आधार पर, तुलनात्मक के आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाइकॉर्नुएट क्वेश्चन यहीं से आता है, बाइकॉर्नुएट गर्भाशय किस में पाया जाता है, तो आपको बताना है रुमंथी जानवर में। ये रहा रुमंथी जानवर, गाय भैंस भेड़ बकरी, और इनमें दो एक तो स्यूडो रुमेंट्स है, एक नॉन रुमेंट है। सूरी में, ऊंटनी में और कुतिया में, इन सब में कौन सा पाया जाता है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, बाइकॉर्नुएट। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बाईपायराइट गर्भाशय किस में पाया जाता है, गाय भैंस भेड़ और घोड़ी। आप बता दो कि बाईपायराइट किस में पाया जाता है, घोड़ी में। क्यों पाया जाता है, कि उसमें हॉर्न की तुलना में बॉडी बड़ी होती है, ठीक है। और बाइकॉर्नुएट में क्या होता है, हॉर्न तो बड़े, देखो हॉर्न की तुलना में, बॉडी की तुलना में हॉर्न तो छोटे। हॉर्न देखो, इसमें तो हॉर्न तो लंबे, देख लो, ये देखो, ये हॉर्न तो लंबे, बॉडी तो छोटी है। तो क्या लिखा है, हॉर्न की तुलना में, हॉर्न की तुलना में बॉडी का लंबा होना, यानी कि बॉडी ये लंबी है। जो ये बॉडी है ना, जैसे ये हॉर्न है, तो इससे लंबी ये बॉडी है, तो हॉर्न की, ये हॉर्न हो गए, हॉर्न की तुलना में बॉडी लंबी किस में होती है, रुमंती जानवर, सूरी, ऊंटनी और कुतिया में। और इसमें बाईपायराइट में एक ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है, कौन सा, मेर यानी घोड़ी। फिर अगला देखो डुप्लेक्स, जिसमें दो सर्विक्स और दो गर्भाशय, दो सर्विक्स और दो हॉर्न है और दो सर्विक्स है, जो खरगोश में पाई जाती है। खरगोश, आप सिलेबस में अगर खरगोश है नहीं, फिर थोड़ा आइडिया रखना, अगर ऐसा पूछ ले इसमें से नहीं है तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आएगी, तो इसलिए थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। इसमें दो सर्विक्स है, ये देखो, दो सर्विक्स, एक सर्विक्स दो सर्विक्स, इसमें हॉर्न भी दो है और सर्विक्स भी दो है। हॉर्न, ये देखो हॉर्न दो और सर्विक्स भी दो, तो किसमें पाया जाता है, डुप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय, तो अपन देख लेंगे खरगोश में। फिर अगर आगे देख लेते हैं, फिर आकृति का ना, पहले अपने तुलनात्मक रूप के हो गया, पन्ना केस में बाइकॉर्नुएट, बाईपायराइट और डुप्लेक्स प्रकार का, तीन प्रकार के हो गए, वो अपन देख लिए। अब अपन आगे देख लेते हैं आकृति के आधार पर, आकार के आधार पर। थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा ठीक से दिखे अपन को, पूरी स्लाइड दिखे। अब अपन देखते हैं, तुलनात्मक हो गया, अब अपन देखते हैं आकृति। आकृति कैसे प्रकार पाई जाती, वाई शेप, वाई, ये देखो मैं वाई बना के पूरी कोशिश कर रहा हूं, वाई शेप। गर्भाशय की बॉडी, हॉर्न के मध्य 45 डिग्री का कोण होता है, ये 45 डिग्री वाई का आकार का पाया। मैंने बोला था ना, ये हॉर्न होता है, यहाँ ये सर्विक्स, ये हॉर्न, तो इसके बीच में कितना कोण बन रहा है, ये कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। वो किसमें, रुमंती जानवर। आप ये क्वेश्चन पूछे, रुमंती जानवर गर्भाशय का आकार कैसा होता है, वाई, टी, वी और आर, तो आप बता देना वाई का आकार का बात। घोड़ी में किस प्रकार का गर्भाशय या कौन सी आकृति का गर्भाशय पाया जाए, तो आप बता देना साहब टी। कुतिया में किस प्रकार का गर्भाशय या किस आकृति का गर्भाशय पाया जाता है, साहब वी, तो आप वी बता देना। और ऊंटनी में कौन सा, वाई और टी के मध्य। ये क्वेश्चन अगर बनता नहीं है, तीन क्वेश्चन ज्यादा है, क्योंकि अगर पूछ दे कि मध्य में कौन सा है, वाई और टी के मध्य की आकृति में किसका गर्भाशय पाया जाता है, तो ऊंटनी में। वाई और टी के मध्य, वाई टी तो घोड़ी में, वाई तो रुमंती जानवर, और वी कुतिया में, स्पेशल कुतिया में वी, वाई रुमंती जानवर में, टी घोड़ी में। घोड़ी में उसमें कौन सा पाया जाता है, बाईपायराइट गर्भाशय, बाइकॉर्नुएट किसमें पाया जाता है, रुमंती जानवर, ऊंटनी, सूरी और कुतिया में बाइकॉर्नुएट, और बाईपायराइट किसमें पाया जाता है, और साहब घोड़ी में। और डुप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय किसमें पाया जाता है, साहब घोड़ी में। ये है अपने तुलनात्मक आधार। अब आकृति में, आकृति में वाई शेप किसका होता है, साहब घोड़ी में। क्यों होता है, कि इसमें 45 डिग्री का कोण बनता है, ये दो हॉर्न, हॉर्न के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है, किसमें पाया जाता है, रुमंती जानवर में। अब आप आगे देखते हैं टी शेप, यानी कि टी, आपने टी देखा, टी शेप, यानी ये देखो, ये दोनों हॉर्न्स है ऐसे, और ये बॉडी, गर्भाशय की बॉडी एवं हॉर्न्स के मध्य 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखो, ये टी है अपने 90 डिग्री का, आपको पता है ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है, नहीं पता, ये आपने, आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ आप सर क्लास लेंगे तो आपको बता देंगे 90 डिग्री का कोण कैसे होता है, यूं, ये टॉपिक है, यूं 90 डिग्री का कोण बनता है नहीं, आप टॉपिक हो नहीं, आपने 9th एंड या 8th में ये तो पढ़ा ही होगा ना, 9th में
ये 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का। इसी प्रकार 90 डिग्री यानी टी, टी के आकार में क्या क्या बनता है भाई? गाय में तो 45 डिग्री का बनता है और घोड़ी में 90 डिग्री का उदाहरण घोड़ी। टी आकार का गर्भाशय किस जानवर में पाया जाता है? तो आप बता दोगे, या किस पशु में पाया जाता है साहब? घोड़ी में। वाई आकार का गर्भाशय किस पशु में या किस जानवर में पाया जाता है साहब? रुमंथी जानवर, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में। अब वाई और टी के मध्य का आकृति किस में पाई जाती है? तो आप बता दें, गर्भाशय की बॉडी हॉर्न्स के मध्य 45 और 90 के बीच में जो भी कोण बनता है वाई और टी, जैसे वाई भी बन सकता है, टी भी बन सकता है। 45 और 90 के जो बीच में पाया जाता है वो पाया जाएगा अपने ऊंटनी में। जो 90 डिग्री का कोण बनेगा, जो टी आकार की पाई जाती है वो तो घोड़ी में, वाई आकार की पाई जाती है वो अपने पाई जाती है रुमंथी जानवर, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ठीक है, वाई रुमंथी, टी घोड़ी और वाई और टी के मध्य ऊंटनी। अब आगे अपन थोड़ा एक लाइन वी आकार का, जैसे ऐसे वी आकार का, ये वी है ना, वी ये पाया जाता है अपने कुतिया में। ये देखो, कुतिया में वी आकृति का गर्भाशय पाया जाता है। अपन 4 देख रहे, टी आकार का घोड़ी में, वाई आकार का रुमंथी जानवर में, टी आकार का घोड़ी वापस, वी आकार का कुतिया में, और वाई और टी के मध्य जो 45 और 90 डिग्री का बन रहा है वो अपने ऊंटनी में। अब देख लिया, ये गर्भाशय तुलनात्मक आधार पर हो गए, बाई पायराइट, बाई कॉर्नुएट और डुप्लेक्स प्रकार। डुप्लेक्स खरगोश में, बाई पायराइट घोड़ी में, और बाई कॉर्नुएट रोमंथी जानवर, कुतिया, ऊंटनी और सूरी में। ठीक है, ओके, अपन आगे देख लेते हैं। फिर अपन देख लेते हैं, कुतिया में तो वाई आकार हो गया, टी में घोड़ी हो गया, वाई रोमंथी जानवर हो गया, और वाई और टी के बीच में ऊंटनी हो गया। अब देखो, अब मैंने अभी बताया था भाई इनफंडिबुलम में निषेचन किस में होता है? मुर्गियों में। एम्पुला भाग में किस भाग में होता है? रोमंथी जानवर, गाय में देखा आपने। सामान्यतः सभी मादा जानवर में अंडाशय यानी कि ओवेरी क्रियाशील होते हैं, दोनों, यानी कि लेफ्ट और राइट वाली सामान्यतः दोनों में क्रियाशील, मगर लेकिन मुर्गियों में केवल लेफ्ट ओवेरी क्रियाशील होती है। देख लो भाई, ओवेरी की संख्या तो कितनी होती है आपको पता है? लेफ्ट और राइट 2 ओवेरी की संख्या होती है। ये ओवेरी याद रखना, किडनी भी 2 होती है, ओवेरी भी 2 होती है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ठीक है, मुर्गियों में केवल लेफ्ट ओवेरी। थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूं वापस। अब ठीक है, अब ठीक है। अपने मुर्गियों में केवल लेफ्ट ओवेरी और लेफ्ट ओविडक्ट, यानी कि बायां, हिंदी में लिख दो चाहो आप, नीचे क्वेश्चन में लिखना बायां अंडाशय, बायां अंडाशय। ठीक है, बायां या बाई अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी या फॉलोपियन ट्यूब, ये दोनों में से ये। मुर्गियों में कौन सी अंडाशय क्रियाशील होता है? तो आप बताना लेफ्ट। ये क्वेश्चन ये पूछेंगे, मुर्गियों में कौन सी ओविडक्ट क्रियाशील होती है, ज्यादा क्रियाशील होती है? तो ज्यादा नहीं, क्रियाशील ही होती है, ज्यादा नाम ही नहीं आएगा। आपको क्या कहना, क्रियाशील कौन सी होती है? तो लेफ्ट ही होती है मुर्गियों में, बता रहा हूँ स्पेशली मुर्गियों में। मुर्गियों में कौन सी ओवेरी ज्यादा क्रियाशील होती है? तो आप बताना लेफ्ट। मुर्गियों में कौन सी डिंब वाहिनी क्रियाशील होती है? तो आप बता देना सब ओविडक्ट, डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी, फॉलोपियन ट्यूब, ये आप नाम अलग अलग है। ये पूछ ले मुर्गियों में कौन सी ओवेरी या अंडा से क्रियाशील है? तो बता देना लेफ्ट ओवेरी या बाया अंडा से, बाया अंडा से। अब देखो, मुर्गी में जनन तंत्र के 2 भाग है, ओवेरी और ओविडक्ट। मुर्गियों में जनन तंत्र कौन से? ओवेरी, ओविडक्ट। जनन तंत्र के मुर्गियों में 2 भाग ही है, ओवेरी और ओविडक्ट, जिसमें कौन सा क्रियाशील है? लेफ्ट वाले। ये ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट में मत रखना, लेफ्ट फर्क देख लेना, राइट, लेफ्ट और राइट, यानी कि बायां और ये दायां। काफी को दियो लेफ्ट राइट माने, यानी कि अपन जीवना हाथ बोलते हैं उसे कहते हैं राइट, और जो डावा हाथ होते हैं उसे कहते हैं लेफ्ट। ठीक है ना, लेफ्ट क्यों कहते हैं? रूमन जानों में जो लेफ्ट पाया जाता है, रूमन यहाँ जिस साइड में पाया जाता है नहीं पाता, रूमन सारा को पता, अभी तक पढ़ ही रहे हो पशु परिचय 4-4 महीने से, 5-5, 6-6 महीने से, जो इसने आप स्टार्ट कर रहा है उसको बता रहा हूं मैं। लेफ्ट साइड में रूमन होता है, जहाँ चारा जाता है, रूमन के प्रेशर के कारण वहां क्रियाशील होती है। तो मुर्गियों में तो वो भी समस्या नहीं है, मुर्गियों में तो है ही नहीं ना, रूमन का कहाँ समस्या है मुर्गियों में? तो मुर्गियों में कौन सी क्रियाशील है? लेफ्ट। और रूमंती जानवर कौन से ज्यादा क्रियाशील है? तो आप बता दो साहब राइट। वो अपन आगे देखेंगे थोड़ी, ये थोड़ा मुर्गियों का लेके चल के, मुर्गी पालन अपने है, कुक्कुट पालन है, तो यहाँ थोड़ा जो जनन तंत्र मुर्गियों पर गया ना थोड़ा, तो वो भी चल रहे हैं। लेफ्ट ओवेरी हो गए, 2 भाग हो गए, ओवेरी और ओविडक्ट। अब देखते हैं मुर्गियों में डिंब वाहिनी के भाग, यानी ओविडक्ट के भाग। पहले अपन डिंब भाग पूछे पढ़े थे, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्टमस, 3 भाग पूछे पढ़े थे 3। अब देखते हैं तीनों के डिंब वाहिनी के भाग। इनफंडिबुलम
लंबाई कितनी होती है 10 सेंटीमीटर, भाग 15 मिनट। जहां अंडा आता है इनफंडिबुलम सबसे पहले 15 मिनट रुकता है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे यॉक एकत्रित होता है, यॉक अंडा से यॉक एकत्रित होता है। सेकंड नंबर भाग आता है अपने मैग्नम, 33 सेंटीमीटर, 3 घंटे वहां अंडा रहता है। यहाँ अगर आपको क्वेश्चन के एग्जाम पूछे एल्बुमिन प्रोटीन का, एल्बुमिन या एग व्हाइट का स्रावन कहां से होता है, तो आप बता दो कहां से, मैग्नम भाग से। एंड एल्बुमिन या एग व्हाइट स्रावित कहां से होता है, मैग्नम से। फिर अगला भाग है अपना स्थमस, कौन सा, स्थमस। स्थमस में कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ टाइमिंग याद रखना, सबसे ज्यादा किसमें टाइम लेता है, सबसे कम कहां लेता है, वो 1 घंटा 15 मिनट। सेल्स मेम्ब्रेन स्त्रावित होती है, क्या सेल्स मेम्ब्रेन का स्त्रावित कहां से होता है, आप बताने कहां से, स्थमस से। फिर अगला यूट्रस और वेजाइना, यूट्रस 10 सेंटीमीटर और वेजाइना भी 10 सेंटीमीटर, ये 21 घंटे रुकती है। सेल एंड सेल पिगमेंट, ये क्वेश्चन अपने यहाँ वेटनरी एग्जाम, यहाँ एग्रीकल्चर वाला को एक एग्जाम होता है एओ का, ये होता है ना एग्रीकल्चर ऑफिसर, आप ध्यान रखना, जो एग्रीकल्चर से हो, जो जिसने बीएससी कर रखी है उसको पता होगा, और जो एग्रीकल्चर फील्ड से उनको भी पता होगा एओ की पोस्ट क्या होती है, ठीक है। एओ में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, मुर्गियों में सबसे ज्यादा अंडा किस भाग में या किस भाग में या किस डिंब वाहिनी के भाग में सबसे ज्यादा टाइम लेता है, तो अपन को 21 घंटे लेना है। ये 21 घंटे कहां लेता है, यूट्रस में। मुर्गियों के जनन तंत्र में किस भाग में अंडा सर्वाधिक समय लेता है, यानी सर्वाधिक समय तक रुकता है, यूट्रस में। किसमें, यूट्रस में। कितने घंटे, 21 घंटे। यहां से क्या होती है, सेल एंड सेल पिगमेंट का स्रावित, सेल मेम्ब्रेन का स्रावित कहां से होता है, स्थमस से। एल्बुमिन का स्रावन या एग व्हाइट का स्रावन मैग्नम से। और इनफंडिबुलम अंडा से योग। इनफंडिबुलम अपन रुमंथी जानवर में क्या होता है, यहाँ पे नित्यसन यानी कि फर्टिलाइज होता है। यहाँ अपन आगे देख लेते हैं, अब देखो ये हो गया अपने डिंब वाहिनी के भाग देख लिए, इनफंडिबुलम, मैग्नम, स्थमस, यूट्रस और वेजाइना। रुमंथी जानवर में लेफ्ट ओवेरी, राइट ओवेरी लेफ्ट और राइट की तुलना में कम क्रियाशील होती है, क्योंकि रोमन के दबाव की वजह से। मैं इतनी देर कह रहा हूं रोमन के दबाव की वजह से राइट लेफ्ट वाली नहीं क्रियाशील होगी, सबसे ज्यादा क्रियाशील राइट होगी। जिसमें रोमन नहीं है, रोमन नहीं है तो क्या होगी, किसमें, लेफ्ट साइड में। साहब आप तो कह रहे थे अभी ऊंटनी में तो राइट होती है, कि ऊंटनी में तो ऊंटनी के 3 भाग है, तो इतना प्रेशर रोमन है, एबोमेजम ओमेजम अब्सेंट है, रोमन है, रेटिकुलम है, एबोमेजम है ना कि ओमेजम वो अब्सेंट है। तो इस कारण ऊंटनी में राइट क्रियाशील होता है, यानी कि मैंने तो आप बताया था आपको प्रेग्नेंट वहां होती है ज्यादातर, ठीक है। लेफ्ट जानवर में लेफ्ट ओवेरी, रोमंथी जानवर में लेफ्ट ओवेरी और राइट ओवेरी। लेफ्ट ओवेरी एंड राइट ओवेरी की तुलना में राइट सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है, यानी कि राइट, क्योंकि लेफ्ट साइड में गाय में या रोमंथी जानवर में रोमन के प्रेशर के या दबाव के कारण वो क्रियाशील नहीं होती। ये देखो, क्योंकि रोमन के दबाव की वजह से लेफ्ट ओवरी की रक्तापूर्ति कम होती है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन उसमें कम होता है। देखो रोमन का प्रेशर होगा तो उसमें ब्लड नहीं जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, राइट में ही होगा, क्यों, राइट में रोमन तो है नहीं, रोमन का प्रेशर ही जितना वो तारा खाएगी, रोमन का जितना प्रेशर, अगर मान लो उसने 50 केजी खाया, 50 केजी का प्रेशर आएगा तो वो लेफ्ट हॉर्न पे होगा, तो एक दिन तो है काम नहीं, वो तो कंटिन्यू काम है। तो इसमें लेफ्ट क्या क्या, रोमन का दबाव लगेगा, इसलिए वहां पे रक्त का यानी ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, इसके क्रियाशील नहीं होगी। तो इसमें कौन सी है, राइट। मुर्गियों में कौन सी, लेफ्ट, ठीक है। अब देख ले आगे, गाय में राइट साइड की ओवरी ज्यादा क्रियाशील होती है, मुर्गियों में लेफ्ट, गाय में राइट। इसलिए गाय में ज्यादातर गर्भाधान यूट्रस यानी कि राइट हॉर्न, कौन सा, राइट हॉर्न। मुर्गियों में कौन सा, लेफ्ट। आप ऊंटनी में, तो आप ऊंटनी में बताना राइट। ऊंटनी में क्या हो, 3 भाग, ये कौन कौन से, रोमन, रेटिकुलम और एबोमेजम। उसमें क्या एब्सेंट है, ओमेजम एब्सेंट। तो इस कारण क्या, ये किसमें, राइट ऊंटनी में यानी कैमल में। और लेफ्ट साइड में मुर्गियों में सक्रियाशील ओविडक्ट और ओवेरी किसमें क्रियाशील है, साहब मुर्गियों में। और राइट में कहा गर्भाधान किसमें होता है, रुमंथी जानवर में गर्भाधान किस हॉर्न में होता है, तो साहब राइट हॉर्न में, किसमें, राइट हॉर्न में। देख लो ये रहा। ऊंटनी में मैंने इतनी देर बता, ऊंटनी में ज्यादा 99% गर्भाधान किसमें होगा, लेफ्ट हॉर्न में। साहब ये भी रोमन, तो ये तो सीडो रोमिनेंट है, ऐसे फिर भी आता, तो फिर भी देख लो मैंने क्या बोला। देखो यहाँ रोमिनेंट देख लेता हूँ, रोमंथी, और ये आभासी लिख लेता हूं। यहाँ आभासी में अपने आगे कौन सा, कैमल। यहां कौन से आगे, काउ, बफेलो, गॉट एंड सीप, ठीक है। इसमें तो कौन सा गर्भाधान 99% किसमें होगा, लेफ्ट में। मैं ऊपर लिख लेता हूं, क्या किसमें होगा, लेफ्ट में, लेफ्ट में।
यानी आप हिंदी में लिखना चाहो तो बाएं में ज्यादातर होगा, ठीक है। और रोमंथी जानवर में राइट साइड में, राइट हॉर्न में। अगर हिंदी में किसी को इंग्लिश नहीं समझ आ रही है तो मैं यहाँ ऊपर स्पष्ट लिख लेता हूँ, क्या पता क्या किसमें, राइट हॉर्न, यानी कि आप लिख दो दाया हॉर्न, दाया हॉर्न में होती है, किसमें, गाय में। ऊँटनी में 99% लेफ्ट में। ये अपना ओवेरी वाला सिस्टम थोड़ा कंप्लीट हो गया है। फिर अपन आगे देख लेते हैं। मैं ये घोड़ी के ये थोड़ा गर्भ से के भाग लेके आया, घोड़ी वाला पॉइंट अपन थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या है। थ्योरी अपन पढ़ ली है, आप डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। भाई थ्योरी तो आपने पढ़ ली है पूरी तरह से, 15-20 में अपन थ्योरी देख रहे हैं। अब देखो ये क्या है, हॉर्न, यूट्राइन हॉर्न। ये देखो टी आकार का, ये 90 डिग्री का टी आकार का, अपन साहब के टी स्ट्रक्चर है, अपन तुलना कर रहे हैं। ये हॉर्न है, 2 हॉर्न है। ये क्या है, बॉडी है। ये ओवेरी है। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम तो साफ नहीं है, थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ। ये होगी हॉर्न, ये होगी बॉडी, ये होगी सर्विक्स, ये सर्विक्स, ये है सर्विक्स, ठीक है। ये होगी अपने क्लाइटोरियस। कौन सा पशु क्लाइटोरियस की संरचना दिखाता है, तो यानी क्लास पीछे दिखा क्लाइटोरियस की संरचना, तो बताना घोड़ी। क्लाइटोरियस नाम आते ही घोड़ी टिक कर देना, क्लाइटोरियस, क्लाइटोरियस आते ही कर देना। यहाँ लिख देता हूँ क्लाइटोरियस, ये मीनिंग लिख देना। घोड़ी लिखो ना था वहां क्लाइटोरियस, मैं घोड़ी में ये लिख देता हूँ मेयर, मेयर यानी कि घोड़ी। घोड़ी में क्लाइटोरियस की संरचना किसमें होती है या क्या होती है, क्लाइटोरियस किसमें दिखाई देती है, तो आप बता किसमें दिखता है क्लाइटोरियस, तो घोड़ी में। किसमें, घोड़ी में क्लाइटोरियस, क्लाइटोरियस, ये मीनिंग लिखी हुई है CLITORIS। किसी को नहीं पता वो लिख देना क्लाइटोरियस मेयर, घोड़ी में। क्लाइटोरियस आते टिक लगा देना मेयर। ये होगी वेजाइना, ये ब्लेडर यानी कि मूत्राशय। ये थोड़ा साफ कर लेता हूँ। ये हो गया ब्लेडर, मूत्राशय, जो ब्लेडर मूत्राशय, ओवेरी अंडाशय, ठीक है। यूट्राइन हॉर्न जो 2 है, ये ओविडक्ट अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। ये घोड़ी का स्ट्रक्चर है, तो बताइए अंडवाहिनी कैसी होती है, बताओ कैसी, किडनी शेप साहब, किडनी शेप ये तो पता है, या बीन शेप, या सेम के आकार की, सेम के आकार। गाय में कैसी है साहब, बादाम आकार। गाय में यानी कि रुमंती जानवर बादाम आकार। और सूर्य में और मुर्गी में कैसी है, अंगूर के गुच्छे के समान, ठीक है। ये क्लाइटोरियस की संरचना किसमें पाई जाती है, मेयर, घोड़ी में। ये अपनी वल्वा, ये है वेजाइना, योनि, हिंदी में लिखा जाए तो योनि, वल्वा, वल्वा, सर्विक्स और ब्लेडर। ये हो गया, ये अपन घोड़ी की संरचना देख ली। अब आगे देख ले डायग्राम। ये कुतिया में भाई वी आकार की पाई जाती है, मैंने देख लो। ये देखो मैंने, देखो वी आकार का पाया जाता है, नहीं पता, यस सर पाया जाता है वी आकार। ये क्या होगी, ओवेरी, क्या होगी, ओवेरी, ये ओवेरी। ये साहब क्या है, हॉर्न्स, यूट्रन हॉर्न, यूट्राइन्स हॉर्न। ये क्या होगी, सर्विक्स, सर्विक्स। ये क्या है, वेजाइना यानी कि यूरिन, सर्विक्स, वेजाइना। ये सारे हो गए अपने। ये किसमें, बिच की, किसकी है, बिच की, बिच यानी कुत्या, बिच यानी कुत्या, किसकी, कुत्या की। घोड़ी की देख ली, गाय की सबसे पहले डायग्राम देख लिया था आपने, फिर घोड़ी का देख लिया, फिर ये कुत्या की देख लिया। मोटा मोटा सब का सारा का आपने डायग्राम से समझ लिया। ये देखना मैंने, ये कुत्या में किस प्रकार का आकार गर्भाशय पाया जाता है, तो आप बता देना वी आकार का। यहाँ टी आकार का बता दो, कमेंट करो, टी आकार का, वाई आकार का, वाई व टी का मध्य, और वी आकार का। ये तीनों बता दो, बताओ कमेंट करो सर। जो कमेंट करे मैं देखूंगा। पहले आप चाहे मैं नहीं बता पा रहा, जब भी आप क्लास देखो इसमें, तो आप लिख के वहां लिख के कमेंट में छोड़ देना। सारे सारे जो क्लास देखे सारे सारे वाई मैं लिख लेता हूँ, फिर भी आप कमेंट करना कि ये सर ये हम याद है हमने लिखी है। वाई घोड़ी, वाई घोड़ी, सॉरी वाई नहीं, सॉरी सॉरी टी, टी घोड़ी, वाई गाय, या रुमंती जानवर लिख दो यहाँ पे। यहाँ थोड़ा साफ कर लेता हूँ। देखो वाई टी वी और वाई व टी के मध्य, वाई और टी के मध्य। वाई किस में पाई जाती है, रुमंती जानवर में, रुमंती में, ठीक है। टी किस में, घोड़ी में, किस में, घोड़ी में। वी किस में, किस में, कुतिया में, और ये ऊंटनी में। सबको पता है ये है,
ये आप मैं चाहता हूँ भाई ये कमेंट, ये सारे जितने भी क्लास देखे ये सारे कमेंट करेंगे, सारे ये सारे सारे, ये पता है ये सारे बॉक्स बना के ये लिखोगे सारे के सारे। अब आगे देखो, अब मंद चक्र, थोड़ा मान के चलो ये टॉपिक थोड़ा हट, मंद चक्र थोड़ा हट के, बट क्वेश्चन क्यों ये रिलेटेड जनन तंत्र से अगर पूछा था मादा में पूछ सकते हैं कि भाई मंद चक्र की अवस्था कितनी है, कितने भाग है, कौन सी क्या मंद में है, अपन देख लेते हैं, बगैर इतना देख लिया 4-5 पार्ट और देख लेते हैं, क्वेश्चन यहीं से बने, क्योंकि क्वेश्चन बनने का टॉपिक यही है। मन चक्र के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन सी अवस्थाएं होती है, एक तो फॉलिकल ट्यूब फेज और एक ल्यूटल फेज, फॉलिकल और ल्यूटल फेज, इसमें 4 अवस्थाएं होती है, प्रोस्टस, एस्ट्रस, मेटिस्टस और डाइस्टस। भाई 4 अवस्था होते हैं, प्रोस्टस, एस्ट्रस, मेटिस्टस और डाइस्टस। ये तो किस में आती है, फॉलिकल फेज, ये किस में आती है, ल्यूटल फेज में, फॉलिकल फेज और ल्यूटल फेज में। फॉलिकल फेज में देखो, इसमें तो क्या है, गाय हीट में रहती है, इसमें क्या है, एनिस्टस, एनिस्टस यानी मंदहीनता, मंदहीनता, मंदहीनता। प्रोस्टस, प्रोस्टस सबसे छोटी अवस्था है, सॉरी सबसे छोटी अवस्था एस्ट्रस, जो अपनी चलती है 12 से 24 घंटे की। अपन आगे देख लेते, प्रोस्टस, एस्ट्रस। प्रोस्टस में ब्लीडिंग होती है कुतिया में, कुतिया में क्या होती है, ब्लीडिंग यानी कि रक्तस्राव, रक्तस्राव होता है। और मेटिस्टस गाय में होती है ब्लीडिंग, रक्तस्राव, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग किसमें होती है, गाय में। ये क्वेश्चन पूछेगा प्रोस्टस अवस्था में किसमें ब्लीडिंग होती है, तो कुतिया में। मेटिस्टस अवस्था में किसमें ब्लीडिंग होती है, मेटिस्टस अवस्था में किसमें ब्लीडिंग होती है, तो साहब गाय में। क्योंकि गाय में ज्यादातर, गाय में कौन सा उदाहरण दे दो, एचएफ गाय, ठीक है। आप पूछ ले प्रोस्टेस अवस्था में किसमें ब्लीडिंग होती है, प्रोस्टेस अवस्था में किसमें ब्लीडिंग होती है, तो कुतिया में। और गाय किसमें, किस अवस्था में हीट में आती है, ये क्वेश्चन छोटे छोटे, गाय किस अवस्था में हीट में आती है, तो आप बता सकते हो साहब हीट में आती है भाई इसमें स्ट्रेस अवस्था में, तो 12 से 24 घंटे में इसकी अवस्था है, 12 से 24 घंटे, ठीक है। अगर पूछ ले मंद चक्र की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, तो डाइस्टस, सबसे बड़ी अवस्था, सबसे बड़ी, क्यों, ये लमसम 13 से 15 दिन चलती है डाइस्टस अवस्था। सबसे छोटी अवस्था पूछे तो स्ट्रेस 12 से 24 घंटे, ये 3 से 5 दिन। अब आप टाइमिंग अपन आगे देख लेते, ये आगे कौन कौन सी अवस्था है, प्रोस्टस, स्ट्रेस, मेटिस्टस और डाइस्टस। सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, स्ट्रेस। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, डाइस्टस, 13 से 15 दिन। सबसे छोटी 12 से 24 घंटे, यानी एक दिन मान लो, 1 डे, मात्र 1 डे। गाय हीट किस अवस्था में आती है, गाय की हीट किस अवस्था में, यानी ताव किस अवस्था में। गाय जो हीट में आती है, मारवाड़ी में कहते हैं पाड़ा, पाड़ा, पाड़े में आ गई, पाड़े में, उसे कहते हैं हीट या ताव। ताव में आती है कब, स्ट्रेस अवस्था में। कुतिया में किस अवस्था में ब्लीडिंग होती है, तो आप साहब बताए प्रोस्टेस। मेटिस्टस अवस्था में किस पशु में ब्लीडिंग होती है, साहब गाय में। या पूछ ले प्रोस्टेस अवस्था में किसमें ब्लीडिंग होती है, तो कुतिया में। मेटिस्टस अवस्था में किसमें ब्लीडिंग होती है, साहब गाय में। ये क्वेश्चन ये 2 बन रहे हैं। और हीट किस में आती है, स्ट्रेस अवस्था में। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, डाइस्टस में। अब चारों की देख लो, फॉलिकल फेज में। या पूछ ले गाय लगातार या कंटिन्यू हीट में रहती है, वो किस किस अवस्था में पाई जाती है, तो फॉलिकल में। अगर पूछे गाय मंद में यानी हीट में नहीं आ रही, तो मंदहीनता का लक्षण किस में, तो एनिस्टस, एनिस्टस का मतलब ल्यूटल फेज। अगर लगातार हीट में रह रही है, तो वो तो कहेंगे हीट रहनी है, ताव में रह रही है, लगता लगे हुआ, जो अपन कृत्रिम गर्भाधान कर रहा है, वापस रिपीट बिल्ड हो रही है, आप कृत्रिम गर्भाधान आपने टॉपिक पढ़ा ही होगा। लगातार हीट में रहती है, निम्फोनिक हीट, वो उसमें क्या पाई जाती है, फॉलिकल। अगर नहीं रहती है तो ल्यूटल में। ल्यूटल की 2 भाई अवस्थाएं कितनी है, चरण के 2 फेज तो 2 है, भाग कितने 4, प्रोस्टस, स्टस यानी कि मंदकाल, मेटिस्टस और डाइस्टस, ये 4 भाग हम समझ आ गए। फिर अगले देख लेते हैं अपन, प्रोस्टस, प्रोस्टस, स्टस, मेटिस्टस और डाइस्टस। प्रोस्टस के टाइमिंग कितना है, 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन, ठीक है। स्टस की 12 से 24 दिन। मैंने क्या बोला, सबसे छोटी अवस्था, सबसे आगे ये लिख देना, आप नोट बनाओ, सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटी अवस्था 12 से 24 घंटे, सबसे छोटी अवस्था। और यहाँ थोड़ा और हाईलाइट कर दो, तो अगर ये लिखो ना, तो थोड़ा रेड पेन से आप रेडिंग यहाँ लिखना, गाय या यहाँ लिख दो, रफ हो गया, यहाँ थोड़ा वापस लिख देता हूँ। सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटी अवस्था यानी कि अब मंद की सबसे छोटी अवस्था कौन सा, स्ट्रेस। अब यहाँ पे हीट में, या हीट या ताव में आना,
जानवर का या पशु का, जानवर का हीट या ताव में आना। जानवर किस अवस्था में हीट में आती है, तो आप लिखना स्ट्रेस में। सबसे छोटी अवस्था स्ट्रेस, मैट स्ट्रेस। मैट स्ट्रेस में ब्लीडिंग किसमें होती है, गाय में। ब्लीडिंग 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 को आप हिंदी में लिख दो रक्त स्त्राव। रक्त स्त्राव वो किसमें होती है साहब, गाय में। गाय में अगर एग्जांपल के लिए पूछ भी अगर नहीं पूछे, थोड़ा डीप में जाए तो एचएफ लिख दो, थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है। ब्लीडिंग किसमें होती है, मैट स्ट्रेस अवस्था में किसमें ब्लीडिंग होती है साहब, गाय में। अब प्रोस्ट्रेस में आप थोड़ा यहां लिख देना, प्रोस्ट्रेस में किसमें, प्रोस्ट्रेस इसमें लिख दो ब्लीडिंग। ब्लीडिंग यानी रक्त स्त्राव, रक्त स्त्राव। थोड़ा लेखन शैली में आप देख लो, थोड़ा मैं लिख ही लेता हूं, ये लिख लेना। यहाँ जानवर है, जानवर या पशु, जानवर या पशु का हीट में आना, ये ब्लीडिंग यानी कि रक्त स्त्राव। रक्त स्त्राव प्रोस्टेस अवस्था में किसमें रक्त स्त्राव होता है, तो आप ये यहाँ लिख लेना किसमें होता है, कुतिया में, या बीच में लिख दो कुतिया। कुतिया, कुतिया में प्रोस्टेस अवस्था में ब्लीडिंग होती है, कुतिया या बीच, इंग्लिश में लिख दो बीच। ये होगी ये चार अवस्था है। सबसे बड़ी अवस्था ये डाइस्टेस। अब क्या बची, डाइस्टेस कितने दिन की, 13 से 15 दिन, यहाँ 15 दिन आप अप्रोक्स आ गई। डाइस्टेस सबसे सबसे बड़ी या लंबी, बड़ी मानो आप, लंबी का कहीं नहीं, बड़ी अवस्था, सबसे बड़ी अवस्था। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, सबसे बड़ी अवस्था डाइस्टेस 15 दिन की, ये होगी। आप देख लो, आगे देखते हैं, समझ आ गया मोटामोटा भाई, देख लिया चार अवस्था है, फॉलिकल फेज, ल्यूटल फेज, कौन कौन सी, प्रोस्टेस, एस्ट्रस, मैट और डाइस्टेस। सबसे छोटी अवस्था एस्ट्रस, सबसे बड़ी अवस्था डाइस्टेस 15 दिन की, सबसे छोटी 12 से 24 दिन। प्रोस्टेस में ब्लीडिंग किसमें, रक्तस्राव किसमें, ब्लीडिंग किसमें होती है, कुतिया में। सबसे छोटी अवस्था कौन सी, एस्ट्रस में। और मैट एस्ट्रस में किसमें रक्तस्राव होता है, तो अपन लिख लें गाय में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये मन की थोड़ी क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा आ जाते हैं कि क्वेश्चन किसमें कितनी लंबी है, किसमें छोटी है, किसमें नहीं है, टाइमिंग पूछ ही लेते हैं। ज्यादातर तो ऐसी 21 दिन की होती है, कितने 21 दिन की। गाय में मन चक्र यानी कि स्ट्रेस साइकिल, स्ट्रेस साइकिल। और ये पूछ ले स्ट्रेस पीरियड, साइकिल और पीरियड में याद रखना है, इंग्लिश वाले ध्यान रखना, स्ट्रेस साइकिल और स्ट्रेस पीरियड, ठीक है। 21 दिन सूरी में, 21 दिन घोड़ी में, 21 दिन, ये थोड़ा याद रखना। ऊंटनी में 23 दिन का होता है, और भेड़ में थोड़ा याद रखना 17 दिन। मत चक्र की ऊंटनी में कितने दिन की होती है, तो 23 दिन है, बाकी वाले में 21 दिन, भेड़ में 17 दिन, बकरी में 19 से 20 दिन, 19 से 20 दिन, और कुतिया में 6 से 7 माह। फिर आते हैं मंदकाल में, मंदकाल में 12 से 24 घंटे, ये किस अवस्था में बताई जाती है, स्ट्रेस में, 12 से 24 घंटे, किसमें, गाय में। सूर्य में 2 से 2.5 दिन, और घोड़ी में 6 दिन, ऊंटनी में 3 से 5 दिन, बकरी में 36 घंटे, पेड़ में 36 घंटे, और बकरी में 48 घंटे, और 9 दिन कुतिया में। ये याद रखना, ये थोड़ा एक एक पूरा पूरा याद रखना। गाय में 21 दिन, सूर्य में 21 दिन मन चक्र की, घोड़ी में 21 दिन, ऊंटनी में 23 दिन, भेड़ में 17 दिन, बकरी में 19 से 20 दिन, कुतिया यानी 6 से 7 दिन। स्ट्रेस साइकिल है, स्ट्रेस पीरियड अलग है, स्ट्रेस साइकिल अलग है, पीरियड अलग है, साइकिल अलग है। साइकिल में 21 दिन अधिकांश, ऊंटनी में 23, बकरी में 19 से 20, भेड़ में 17। ज्यादातर अगर आपको पूछ ले कि भेड़ में मन चक्र की लंबाई कितनी है, तो आप बता देना साहब 17 दिन की। अगर पूछ ले बकरी में कितनी होती है, तो 19 से 20 दिन। क्वेश्चन पर ऊंटनी में मंद चक्र की लंबाई बताइए या कितने दिन की होती है, तो आप बता देना साहब 23 दिन अधिकांश। या गाय भैंस भेड़ में या गाय में मंद चक्र की लंबाई कितनी होती है, तो आप बता देना साहब 21 दिन की होती है। अब मंदकाल की पूछ ले, घोड़ी में मंदकाल की लंबाई कितनी होती है, तो आप बता देना साहब 6 दिन की। कितनी, 6 दिन की। और सबसे ज्यादा किसमें होती है मन चक्र की, तो कुतिया में 6 से 7 माह, कुतिया में यानी कि बीच में सबसे ज्यादा 6 से 7 माह में। और सबसे छोटी गाय में 12 से 24 घंटे, बड़ी और छोटी में। अगर वो पूछ ले आपको घोड़ी में मन चक्र की लंबाई, तो 21 दिन, सूर्य में 21 दिन, ऊंटनी में 23 दिन, ये आप देख लेना, ठीक है। अब आगे देख ले, मन चक्र की अवस्थाएं होगी, 4 अवस्थाएं होगी, 4 अवस्था में कितनी क्या पीरियड है, सारा पशु में देख लिया, गाय भैंस भेड़ बकरी सारा देख, गाय और भैंस एक ही है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब शब्दावली, छोटी टर्मिनोलॉजी, जो जहां से अपने क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं एक एक नंबर के। तो देखो, नल्ली फेरा, ऐसा मादक जो एक बार भी गर्भित नहीं, यानी कि ज्ञापित नहीं हुई है, तो एक बार भी जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया, उसको क्या कहते हैं, नल्ली फेरा।
जो गाय है ना, जो फर्स्ट टाइम है, जो 3 साल में या 4 साल में बाद में हीट में आती है ना, हीट में बाद में जो एक बार भी अभी गर्भित नहीं, बच्चे को एक भी जन्म नहीं दिया, तो उसको क्या कहते हैं? नल्लीफेरा। थोड़ा जूम कर लेता हूं, अब दिख रहा हो नल्लीफेरा। ऐसी मादा जो एक बार भी गर्भित नहीं हुई या एक बार भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, क्या कहते हैं? नल्लीफेरा। प्राइमीफेरा, नाम में ही लिखा है प्राइमी यानी कि फर्स्ट, प्राइम यानी फर्स्ट। ऐसी मादा पशु जो पहली बार बच्चे को जन्म दिया, पहली बार ज्ञाबीन हुई है, तो उसे क्या कहते हैं? प्राइमीफेरा। नल्लीफेरा जो एक बार भी गर्भित नहीं हुई है, तो एक बार भी बच्चे को नहीं जन्म दिया है, उसे कहते हैं नल्लीफेरा। ये नल्ली यानी नहीं, और प्राइम यानी फर्स्ट बार। आगे देखो, यूनिफेरा या यूनिपेरिस, ये मोनोटोकस एनिमल, क्या कहते हैं? एक बार में एक ही बच्चे को, अब आप बताओ गाय भैंस घोड़ी एक बार में एक ही बच्चे, उसको क्या कहते हैं? यूनिपेरा। यूनिपेरा, यूनिपेरा कैसे? एक बार में एक ही बच्चे को जन्म, और एक बार में दो से ज्यादा बच्चे थे, कौन? कुतिया और सूरी, जो एक बार में दो से ज्यादा बच्चे थे, तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीफेरा। मल्टी यानी डबल, मल्टी यानी डबल, यूनिफेरन एक, मल्टी यानी दो। क्या कहलेगा? ऐसी मादा जो एक बार में दो या दो से अधिक बच्चों को जन्म दे, सूरी और कुतिया, एक बार जन्म दे यूनिफेरा, ज्यादा दे तो मल्टीफेरा। अगली तो प्यूबर्टी यानी यौन अवस्था, जो ऐसी उम्र होती है जहां अवस्था जो या बच्चे देने की जो उम्र आती है ना अपनी, जो जननांग का विकास होता है, उसे कहते हैं प्यूबर्टी। नर व मादा जानवर जहां प्रजनन करने योग्य हो या युग्मक बनाने के लिए या सक्षम हो जाए, या जानवर के जीवन की वो उम्र जहां पहली बार मन चक्र में आई हो, यानी एस्ट्रस साइकिल में आई हो, उसे क्या कहते हैं? प्यूबर्टी या यौनारंभ। आप देखते हैं आगे। अब एंड्रोलॉजी, गायनेकोलॉजी पूरी होगी। एंड्रोलॉजी में तो आपने क्या याद किया था भाई? मादा पशु का जननांग का अध्ययन। एंड्रोलॉजी की वहां परिभाषा याद लिखना, या मैं लास्ट में लिख लेता हूं, आप अगर किसी ने नहीं लिखी हो या ध्यान नहीं दी तो, या वहां नहीं लिखी हो तो आप यहाँ लिख देना गायनेकोलॉजी परिभाषा। गायनोकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मादा जानवर के या मादा पशु के जननांगों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मादा पशु के जननांगों का अध्ययन किया जाता है। चलो अब आगे देख लें एंड्रोलॉजी परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु जननांगों का अध्ययन, भाई मादा का तो गायनेकोलॉजी में, एंड्रोलॉजी में नर का। बांझिल की समस्या और समाधान, ये नर जनन का। ये देखो, पहले टेस्टिस, एपिडर्मिस, एम्पुला, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, काउपर और ग्लैंड पेनिस। 3 ग्रंथियां है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। ये है मादा की 3 ग्रंथियां पाई जाती है अंदर। एपिडर्मिस अधिवर्षण, प्रसरण, टेस्टिस। अब यहां आप थोड़ा समझ लो, ये अपने हो गया यूरेथ्रा, जो नर और जो अपने उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र का जो ओबिनिस्ट मार्ग है, कॉमन मार्ग है, उसे क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। फिर सिग्मोइड फ्लेक्सर, जो एस आकार की पाए जाते हैं, ये सिग्मोइड फ्लेक्सर। बल्बो यूरेथ्रल, ये बल्बो यूरेथ्रल। प्रोस्टेट ग्रंथि, जो कुत्ते में एकमात्र ऐसी है जो कुत्ते में ही एक ही ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। सेमाइकल वेसिकल्स। फिर एम्पुला भाग, जहां पे वासा डिफरेंस और यूट्राइन ब्लेडर। देखो, वीर्य जो सीमन होता है, निर्माण कैसे होता है? सीमन, स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा, इस दोनों से, शुक्राणु और सेमाइनल प्लाज्मा से क्या बनता है? वीर्य। सेमाइनल प्लाज्मा से कौन कौन सी? एपिडर्मिस की सहायक ग्रंथि, एपिडर्मिस और सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी है? सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और काउपर। किन में से क्वेश्चन आपको पूछे सेमाइनल वेसिकल या सहायक जनन ग्रंथि, नर में सहायक जनन ग्रंथि नहीं है, तो आप बता, क्वेश्चन होगा यहाँ पे पूछे सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर। क्या पूछे? सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड काउपर। निम्न में से कौन सी सहायक जनन ग्रंथि नहीं है? तो आप बता लोगे सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और काउपर। एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो कुत्ते में ही पाई जाए, तो कुत्ते में कौन सी? प्रोस्टेट। कौन सी? प्रोस्टेट। सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और काउपर। अब आगे देख लेते हैं। वीर्य का निर्माण अपन देख लिया, ये नर जनन का पूरा डायग्राम है। अपन पहले तो नर गाय का देख लिया था भाई, मादा का जननांग अंग देख लिया था, डायग्राम देख ले। अब देख लो नर का। नर में देखो, ये देखो, एपिडर्मिस, स्क्रोटम, टेस्टिस, वृषण, पेनिस यानी कि सिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा यानी कि श्वसन, मूत्र जनन या उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र, ओबिनिस्ट मार्ग, ब्लेडर, एम्पुला, सेमाइनल वेसिकल्स और रुमन, ये रुमन का भाग, प्रोस्टेट, रेक्टम, काउपर ग्लैंड्स और रेक्टर।
अब देखते हैं अपन थ्योरी इसकी, ये थ्योरी अब थोड़ी है, अपने तो क्लास जल्दी से कर लेते हैं अपन पूरी, थोड़ी लंबी चली जाएगी फिर क्लास तो। एपिडर्मिस, शुक्राणु का संग्रहण या स्टोरेज कहाँ होता है, क्वेश्चन पूछ ले शुक्राणु का संग्रहण कहाँ होता है, तो एपिडर्मिस में भाग में होता है। कहाँ होता है शुक्राणु का संग्रहण, कहाँ होता है, किस भाग में होता है, तो एपिडर्मिस में। आप लिख देना कि सर शुक्राणु का संग्रहण होता है एपिडर्मिस में। शुक्राणु का परिपक्व यानी मैच्योरेशन कहाँ होता है, तो आप बताओगे एपिडर्मिस में। शुक्राणु का स्टोरेज कहाँ होता है, तो एपिडर्मिस में। शुक्राणु का सांद्रण वो भी एपिडर्मिस में। अब है शुक्रवाहिनी, वास्ट डिफरेंस। एपिडर्मिस से निकलने वाली नलिकाएं, एपिडर्मिस से जो नलिकाएं निकलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी या वास्ट डिफरेंस, जो शुक्राणु को लेकर जाती है। एम्पुला, शुक्रवाहिनी का अंतिम भाग, शुक्रवाहिनी का अंतिम भाग जो फूला होता है, जैसा फूला होता है ना एम्पुला, अंतिम भाग। नर की सहायक जनन ग्रंथि, मैंने अभी बताया ग्रंथि कितनी है, 3 है। सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर, यानी काउपर को एक और कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कुत्ते में एकमात्र कौन सी पाई जाती है, प्रोस्टेट। फिर देखो सहायक जनन ग्रंथि का कार्य क्या है, सेमाइनल प्लाज्मा का स्रावित करना, सेमाइनल प्लाज्मा स्रावित करना। फिर देखो सेमाइनल प्लाज्मा का लगभग 60% हिस्सा सेमाइनल यानी कि शुक्र से वेसिकल का स्रावित होती है। फिर आगे देखते हैं, सेमाइनल वेसिकल के स्राव में प्रोस्टाग्लैंडिन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन B2, विटामिन B2, जो आप साइंस में विटामिन पढ़ोगे तो वहां आ जाएंगे, विटामिन B2, विटामिन C एंड सिट्रिक एसिड, फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। सेमाइनल वेसिकल शुक्र से जो स्राव होते हैं ना, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2, विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड और फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। वीर्य में पाए जाने वाली शर्करा, ये आपको क्वेश्चन पूछे वीर्य में या सीमन में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप बता देंगे फ्रुक्टोज। कौन सी, फ्रुक्टोज। कौन सी, फ्रुक्टोज। सांड के वीर्य का राइबोफ्लेविन यानी B2 की वजह से होता है। सांड में वीर्य का पीला रंग होता है ना, अगर क्वेश्चन पूछ ले अपन, जो यूरोक्रोम, जैसे अपना यूरिन है, यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के द्वारा। उसी कारण जो वीर्य है ना, वीर्य का जो पीला रंग होता है ना, पीला रंग होता है राइबोफ्लेविन। अपने वीर्य थोड़ा टॉपिक में है नहीं, अपन बताएंगे नहीं, इतना ज्यादा इतना डीप में नहीं, अब थोड़ा मोटा मोटा देखें। पीला रंग किसके कारण होता है, राइबोफ्लेविन का। कुत्ते में सेमाइनल यानी शुक्राशय और काउपर ग्रंथि अनुपस्थित होती है। कौन सी, शुक्राशय और काउपर ग्रंथि है ना वो। अब इसको यहाँ चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, सेमाइनल वेसिकल्स लिखा हुआ, जहां पे भी सेमाइनल वेसिकल्स आता है वहां आप लिख दो शुक्राशय। क्या लिख दो, शुक्राशय लिख दो। आपको हिंदी में थोड़ा समझ ठीक है, शुक्राशय लिख दो, पढ़ने में आसानी रहेगी। कुत्ते हैं बिलाव में शुक्राशय अनुपस्थित होता है। शुक्राशय किस में एब्सेंट होता है, किसमें पूछे, किस जानवर में या किस पशु में शुक्राशय अनुपस्थित होता है, आप बता देना। क्या, कुत्ता। कुत्ते में पाई जाने में एकमात्र सहायक ग्रंथि, इतनी देर मैं बता रहा हूं, कुत्ते में एक ही पाई जाती है। कौन सी, प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी, प्रोस्टेट। या पूछ ले प्रोस्टेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है, एकमात्र, तो कुत्ते में। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि एकमात्र सहायक जनन ग्रंथि जो सभी पालतू जानवर में, प्रोस्टेट सब में पाई जाती है, पर कुत्ते में एकमात्र ऐसा तो यही पाई जाती है। भाई प्रोस्टेट पाई तो सब में जाती है, पर कुत्ता ऐसा है जो इसमें ओनली ही प्रोस्टेट पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि एकमात्र जनन ग्रंथि जो युग में नहीं पाई जाती, भाई युग में नहीं, डबल नहीं पाई जाती, एक ही सिंगल ही होती है। सिग्मोइड फ्लेक्सस जो आपने देखा था ना, एस आकार का होता है। ये जानवर के सेशन यानी पेनिस, पेनिस में पाया जाने वाला एस आकार का, जो मैंने अभी बताया पेनिस है, जो पेनिस है ना, पेनिस में पाया जाता है एस आकार की जो संरचना पाई जाती है ना, एस आकार की जो संरचना, सिग्मोइड फ्लेक्सर, नाम से लिख रहा है सिग्मोइड फ्लेक्सर, सिग्मोइड फ्लेक्सर, एस आकार की आकृति। फिर अपन आगे देखते हैं, कुत्ते एवं बिलाव में अनुपस्थित होता है सिग्मोइड फ्लेक्सर, जो एस आकार की आकृति है, कुत्ते, बिलाव और घोड़े में। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, सिग्मोइड फ्लेक्सर किस में एब्सेंट होता है, तो आप बता देना, घोड़ा, बिलाव और कुत्ता। सिग्मोइड फ्लेक्सर के प्रकार, प्रीस्कॉटल, प्रीस्कॉटल और पोस्ट। प्री का नाम देखो, प्री, इसको पिग को सुअर बोलते हैं ना, सुअर और कैमल याद रखना। प्री पूछे तो पिग, पोस्ट पूछे तो बुल, रैम और बक। बुल, रैम, बक, बुल, रैम, बक। आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी मैनेजमेंट में, सर ने एक क्लास ली होगी, उसमें टर्मिनोलॉजी है, उसमें आप थोड़ा ध्यान जाके देख लेना। बुल, रैम, बक। सिग्मोइड फ्लेक्सर की तभी दिखाई देती है जब सेशन शिथिल हो जाता है। सेशन जब शिथिल होता है तब क्या दिखता है, सिग्मोइड फ्लेक्सर ऐसा आकार की आकृति। किसमें नहीं पाई जाती है, कुत्ता, बिल्ला और घोड़ा। कुत्ता, बिल्ला और घोड़े में सिग्मोइड फ्लेक्सर नहीं पाई जाती है। अब सेशन मुंड, जो यहाँ फुला हुआ भाग होता है ना, सेशन के ऊपर जो यूं भाग फुला होता है, उसे क्या कहते हैं, सेशन मुंड। क्या होता है, फुला हुआ हिस्सा भाग, जो प्रीपियस सेशन है, सेशन के ऊपर जो संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रीपियस। जो बाहर आती है तो प्रीपियस, और सेशन के ऊपर जो फुला हुआ भाग पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सेशन मुंड या ग्लैंड पेनिस। और ये देखो, बिलाव एवं सूअर में ग्लैंड पेनिस अनुपस्थित होता है। जो यूं होता है ना, ये पेनिस के ऊपर जो यूं संरचना पाई जाती है, जो बिलाव कुत्ते में नहीं पाई। और एकमात्र जानवर है जिसमें पेनिस में हड्डी पाई जाती है, वो किसमें, कुत्ता। ऑस पेनिस, क्या होता है, ऑस पेनिस, कुत्ता।
ठीक है, आगे देखते हैं। बिलाव के सेशन में अंतिम भाग में 120 स्पाइन कांटे होते हैं। किसमें? बिलाव के अंदर। जो उसके संगाओं, जो आपने देखा मैटिंग क्रिया होती है तो बिलाव के अंदर 120 स्पाइन उसमें कांटे पाए जाते हैं। आपने कभी देखा ही होगा, देखा नहीं तो आपने कहीं एक्ट ऑफ मैटिंग आप कहीं भी देखते हो तो उसमें क्या है 120। और जहाँ भी कुत्तों में समागम होता है ना, मैटिंग होती है, तो वहां पे वो जुड़ क्यों जाते हैं? क्योंकि कुत्ते के अंदर जो हड्डी पाई जाती है तो उसकी योजना में यूं फंस जाती है। फिर अगर आप उसको कहीं देखते हो कहीं रगड़ जाते तो वहां से ब्लीडिंग होती है। प्रोस्टेट अवस्था यूं है तो फिर ब्लीडिंग होती है। क्यों? खिंचाव के कारण। कांटे किसमें पाए जाते हैं? बिलाव के अंदर। फिर अपन आगे देख लेते हैं। कुत्ते के सीसन मुंड का पिछला हिस्सा अधिक फूला होता है, इससे ब्लबस ग्लैंडिस कहा जाता है। घोड़े के सीसन मुंड के आधार पर एक बॉर्डर पाया जाता है जिसे कोरोना ग्लैंडिस कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ ले, कोरोना ग्लैंडिस किसमें उपस्थित होता है? तो घोड़ा। और ब्लबस ग्लैंडिस किसमें पाया जाता है? तो कुत्ता। बल्बस ग्लैंडिस किसमें पाया जाता है? कुत्ता। घोड़े में कौन सा? कोरोना ग्लैंडिस। यूरोथ्रा प्रोसेस मेंढा यानी कि भेड़ जो घोड़े में ग्लैंड पेनिस से बाहर निकला हुआ यूरोथ्रा का उभारनुमा अंतिम सिरा। यूरोथ्रा आपको पता है उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र का उपनिष्ठ मार्ग कौन है? यूरेथ्रा। प्रीप्यूस ग्लैंड पेनिस के ऊपर जो पतौचा जैसे पेनिस के ऊपर जो संरचना पाई जाती है, ये पेनिस है। पेनिस के ऊपर जो ये संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रीप्यूस। डबल फॉल्ड प्रीप्यूस घोड़े में पाई जाती है। और प्रीप्यूटल डाइवर्टिकुलम ये जो सुअर में पाई जाती है, सुअर के प्रीप्यूस में ओपन के ऊपर पाई जाने वाली थैलीनुमा संरचना। स्त्राव में मृत कोशिका एकत्रित करके जिसके कारण विशिष्ट गंध आती है। किसमें? सुअर में। अब महत्वपूर्ण बिंदु थोड़ा देख लेते हैं। कुत्ते में कॉइटल टाई या लॉकिंग फेज, मैंने अभी बोला जो मैटिंग करते हैं तो उसमें लॉक हो जाती है। कुत्ता जब भी मैटिंग करेगा तो उसमें लॉक हो जाती है, फिर वो छोड़ने थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्यों? उसमें पेनिस में ज्यादा ब्लीडिंग रखता होता है, उसके कारण वो फूल जाता है। देखो पहली बात, समागम के समय कुत्ते के सेशन का मादा की योनि में लॉक होना। क्या होना? लॉक होना। क्या क्या का कारण? उसके सेशन का योनि में अंदर प्रवेश होने के पश्चात बल्बस ग्लैंडिस में रक्त प्रवाह ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? रक्त प्रवाह ज्यादा हो जाता है। क्यों? सेशन जाएगा, जो ही समागम स्टार्ट करेगा तो उसमें रक्त ज्यादा होगा, रक्त ज्यादा होगी योनि में जाएगा, फूल जाने के बाद लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लॉक। वल्वा की स्पाइनल मसल्स सेशन के चारों ओर संकुचित हो जिसके कारण सेशन वेजाइनम में लॉक हो जाती है। जब उत्तेजना शांत होती है, जब भी हीट शांत होती है, उत्तेजना शांत होती है तो वो वापस खुल जाते हैं। तो बल्बस ग्लैंडिस की सूजन कम हो जाती है। जब रक्तस्राव ज्यादा होता है, उत्तेजना कम होती है तो वो शांत हो जाता है। वल्वा के स्पाइनल मसल्स में शिथिल पड़ जाती है जिसके कारण सेशन स्वतः योनि से बाहर आ जाता है। ये अपना जनन तंत्र पूरा एकदम बेसिक से लेके अपन पूरे हाई लेवल तक जो आपके जहां तक क्वेश्चन आ सकते हैं अपन पूरी एकदम डिटेल से जानने की कोशिश की। टेलीग्राम पे मैं ये पीडीएफ सेंड कर लूंगा जो ऐड किया। मैं तो एक ही पॉइंट कहूंगा आपको, ये आप जहां से क्लास ली वो वापस रिवाइंड करके क्लास नोट्स बना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड की है वो यहाँ पीडीएफ में नहीं। पीडीएफ में जो है यहाँ पीपीटी बनी है वही आपको देख सकते हो, वो लिख सकते हो। जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो यही आएगा, ठीक है ना। क्लास देख लेना, पूरी नोट्स देख लेना ढंग से, जो यही क्लास में ज्यादा आप लिख लेना। अपने जनन तंत्र आज तो पूरा कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक कौन सा लाएंगे अपन देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।